अब जब पढ़ने का समय है आप पढ़ नहीं रहे। आपके सामने है 17 जुलाई तक जो हम डेट मान के चल रहे हैं फिलहाल, उसमें आप किसी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं दे सकते। आप ये नहीं किया था, वो नहीं किया था एंड ऑल दैट। तो एक्सक्यूजेस नहीं सुने जाते हैं, एक्सक्यूजेस नहीं गिने जाते हैं, याद रहे। सबको बस एक ही चीज से मतलब है, यू आर सिलेक्टेड और नॉट। सिलेक्शन होगा तो हर चीज आपकी अच्छी है, और नहीं हुआ तो अच्छी चीजें भी आपकी खराब है। इज दिस क्लियर? तो पढ़े, 2-3 महीने की बात है, ऐसे पढ़े जैसे आपने पहले कभी नहीं पढ़ा था, और नंबर जैसे भी आए छोड़ दें, अंदर से आपको सेटिस्फेक्शन हो, हाँ हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। अगर वो सेटिस्फेक्शन है देन डोंट नीड टू वरी। रिजल्ट सोच के नहीं पढ़ते हैं, आपको बस अंदर से सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, मैंने मेरी पूरी मेहनत करी है। 1% की लापरवाही अभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, याद रखिएगा। जब आप सिलेक्शन के बहुत करीब है, इतने अच्छे कभी नंबर आपके आते हैं, तो अगर पूरे फेज के मैं कहता हूं 400 के ऊपर एवरेज नंबर, तो नंबर गिरे, मतलब बच्चों के नंबर गिरे। और अब हम इस मोड पे हैं, चलो ठीक है, आई एग्री, आपकी बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस थी, बहुत बर्डन था, आई एग्री, बट फिर मैं कहूंगा नोबडी केयर्स एक्सक्यूजेस, उन्हें मैं एक्सक्यूज ही कहूंगा। सबको बस एक ही चीज से मतलब, भाई साहब नंबर आएगी नहीं आए, तो उसको समझना पड़ेगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इज दिस क्लियर? तो 2-3 महीने की बात है, आप ऐसे सोचे यार कि शायद दोबारा ये सिलेबस हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा, और ऐसे ही पढ़े कि दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। जस्ट मोर 3 मंथ, मोर फ्यू डेज। इतने सालों से आप पढ़ रहे हैं, तो जब अंत समय आया, समझो ना, कहीं अगर आपको रेस हो रही है, पता है बस ये आगे लाइन है, फिनिश लाइन है, तो उसके पहले आप कैसी एनर्जी लगाते हैं? थक जाते हैं क्या? नहीं। तो फिनिश लाइन आने वाली है, प्लीज थके नहीं, रुके नहीं, पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से लगे रहे। एवरेज नंबर बढ़ने चाहिए, घटने नहीं चाहिए। अब यार नंबर बढ़ने चाहिए थे, 450 के ऊपर होने चाहिए थे, पर घट क्यों रहे हैं? पेपर के पहले सिलेबस कंप्लीट करें, पेपर के पहले सारी चीजें कंप्लीट करें, कुछ आपको आदतों में बांधा गया, उन आदतों को फॉलो करें। क्यों चेंज करते हैं नया? जो कहा गया उसे फॉलो करें ना, बच्चों ने किया है तो करते हैं। सो कंक्लूजन इज नोबडी केयर्स योर एक्सक्यूज। समझ पाई क्या? तो आज से लग जाए एंड प्रूव देम रॉन्ग। सबको गलत साबित करके बताएं, आपने डिसीजन लिया है उसे सही साबित करके बताएं। टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। सही गलत कुछ नहीं, बस यही है, जिसे आप सही साबित कर दे वो सही है, जिसे आप गलत साबित कर दे वो गलत है। समझ पा रहे हैं क्या? सो टेक अ डिसीजन, जो आपने ऑलरेडी ले लिया है, अब उसे सही साबित करने का समय है, जो आपके ऊपर है। पढ़ाई शुरू करेगा। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्पेक्ट्रम पे डिस्कशन शुरू किया था, हाँ या ना? जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था, जो स्पेक्ट्रम होता है उसे मैं एक लाइन में कहूं तो टूट गए बिखर जाना। जो स्पेक्ट्रम होता है वो दो प्रकार का होता है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है प्यारे बच्चों, वो एमिटेड रेडिएशन का बनता है, यस और नो? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सच में बनता नहीं, जो बनता नहीं वो एब्जॉर्प्शन है। जो गायब हो गया वही एब्जॉर्प्शन है, जो छप के आ गया वो एमिशन का ही तो छपा है, यस और नो? प्यारे बच्चों, हमारा जो सिलेबस है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। किसका है? शायद अपनी जो बात हो रही थी वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे हो गई थी। मैंने आपको बता दिया था हमारा सिलेबस क्या है, बता दिया था। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ये लाइन स्पेक्ट्रम है क्या? ये एमिशन स्पेक्ट्रम है क्या? इसको मैंने अलग अलग तरीके से बोला था, बोलो हाँ या ना? यही है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, यही है लाइन स्पेक्ट्रम, और यही है डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, यस और नो? इमेजिन करते प्यारे बच्चों, हमारे सामने एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें हमने कैथोड एनोड लगा रखा है, हाई पोटेंशियल बैटरी से जोड़ रखा है, अंदर भर रखी है गैस। क्या भरी है? और वो जो गैस है वो है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है? ये जो हाइड्रोजन गैस है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल है, यस और नो? जब इतना हाई पोटेंशियल लगाएंगे तो ये मॉलिक्यूल अपने एटम में टूट जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे जूम करके बस एक एटम दिखा रहा हूँ, सबको नजर आ रहा है? एक एटम को एनालाइज करते हैं, फिर भूल न जाना यहाँ एक एटम नहीं, यहाँ बहुत सारे एटम है। हमारा छोटा भी मोल से शुरू होता है, हम छोटी बातें भी मोल में करते हैं, मोल को छोटा नंबर, यस और नो?
ऑलराइट, फिलहाल आपको दिखाने के लिए हमारे सामने यहाँ पे एक एटम है। कितने एटम है? एक। अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है? क्या वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा? एक्साइट होने के दो तरीके हैं, या तो ईएम वेव से कर दो या तो पोटेंशियल डिफरेंस से। यस और नो? ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हाई एनर्जी लेवल पे चला गया। हाई एनर्जी लेवल पे कहां जा सकता है? 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, कहीं भी जा सकता है। यस और नो? इन जनरल आपको हमने कहां तक एनर्जी लेवल याद कराए? 7 तक। तो लेट्स इमेजिन प्यारे बच्चों, ये अपनी मैक्सिमम 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 लिमिट को छू गया, दैट इज n बराबर 7 पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया? तो आपके सामने प्यारे बच्चों मैं कुछ ऑर्बिट्स बना रहा हूं, कुछ एनर्जी लेवल बना रहा हूं। इन्हें हमने कई नाम से पुकारा था, सबको याद है? 4, 5 और ये रहा 6। इज दिस क्लियर? ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर पहुंच चुका है। कहां पहुंच चुका है? n बराबर 7 पे। सबको नजर आ रहा है? जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर जाएगा, ये वही रहना चाहेगा कि नीचे आएगा? परफेक्ट। क्या वो नीचे आएगा? जब ऊपर जाता है तो 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6, लेकिन जब नीचे आता है तो कोई जरूरी नहीं वो सिंगल स्टेप में आए, वो मल्टी स्टेप में आ सकता है। वो यानी ये इलेक्ट्रॉन जो 7 पे है वो 7 से सीधे आ जाए 1 पे, या हो सकता है 7 से आए 6 पे, 6 से आए 4 पे, 4 से आए 1 पे, 7 से 6, 6 से 4, 4 से 3, 2, न जाने कितनी पॉसिबिलिटीज है। यस और नो? मैं इन पॉसिबिलिटीज को एक सीक्वेंस में अरेंज कर रहा हूं ताकि कहीं खिचड़ी न पक जाए। ऐसा नहीं सब 6 से 5 सॉरी क्या रह गया, क्या छूट गया। तो हमने क्या किया, उसे एक सीक्वेंस में अरेंज किया। किस अरेंज किया? सबसे पहले सारे ट्रांजिशन 1 वाले काउंट कर लेते हैं, फिर सारे ट्रांजिशन 2 वाले, और फिर सारे ट्रांजिशन 3, 4 एंड सो ऑन। चलेगा? एक इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है 7 पे। कहां पहुंचा है? हमेशा 7 पे हो क्या कोई जरूरी है? 6 पे भी तो हो सकता है। यानी सबसे पहले मैं 1 वाले काउंट कर रहा हूं। चलेगा? इमेजिन करते प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन 7 से आ चुका है 1 पे। 7 से आया है, क्या एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आया है? क्या इसे डी एक्साइटेशन कहते हैं? क्या डी एक्साइटेशन में एनर्जी का एमिशन होता है? क्या वो ईएम वेव के रूप में होता है? तो उसमें फोटोन होता है। जो फोटोन की एनर्जी है वो एनर्जी गैप के बराबर है। जो फोटोन की एनर्जी है वो एनर्जी गैप के, यहां तक क्लियर है? हो सकता था प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन 7 से 1 नहीं 6 से 1 आया हो, हाँ या ना? मैं न जाने क्या क्या बोल सकता था, पर मैं एक सीक्वेंस बोल रहा हूं ताकि चीजें मिक्सअप ना हो। पहले मैं सारे 1 वाले काउंट कर रहा हूं। चलेगा? 7 7 6 7 5 7 4 से, हाँ या ना? ऐसे न जाने कितने हो सकते हैं, या 100 नो? 7 लाइन है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, हमने आपके सामने एक लाइन और बना दी। अभी ठीक है क्या? ये सारी पॉसिबिलिटीज होंगी, बोलो हाँ या ना? मैं आपसे एक सवाल पूछता, पूछ लो क्या? पूछ लो क्या? ऐसा ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है प्यारे बच्चों 7 से आया 2 पे। तो अब मैं सारे क्लब कर रहा हूं 2 वाले ट्रांजिशन। तो 2 वाले ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। यस और नो? इसी प्रकार से सारे 3 वाले ट्रांजिशन मैं क्लब कर लूं एक साथ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, समझ पा रहे हैं ना? मैं एक में ही सारी खिचड़ी पका देता, 7 से 6, 6 से 4, 4 से 2, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता। तो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख रहा हूं। पहले सारे ट्रांजिशन, फिर 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले और 6 वाले। चलेगा? तो मैं एक एक लाइन बना देता हूं। हो सकता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया हो, या हो सकता है इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से कई लेवल पे ट्रांजिशन किया हो। चलेगा? एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी 1 पे आएगा, कहीं से भी, तो ये एनर्जी गैप बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है? एनर्जी गैप जब बहुत बड़ा होगा तो एमिटेड फोटोन की एनर्जी भी ज्यादा होगी, और एमिटेड फोटोन की अगर एनर्जी होगी ज्यादा तो लैम्डा होगा। यस और नो? अगर एनर्जी होगी ज्यादा तो लैम्डा होगा। सच कह रहा हूं? मुझे बता दो इन सभी ट्रांजिशन में सबसे कम लैम्डा किधर होने वाला है? 1 वालों का होने वाला, 2 वालों का? परफेक्ट। क्या आप सबको विजिबल रीजन याद है? जो विजिबल रीजन होता है शायद वो विब्योर होता है, हाँ या ना? शायद ये 400 नैनोमीटर से 700 होता है। यस और नो? अगर मैं वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखूं, वेवलेंथ का, तो V के इधर UV, R के इधर IR, V के इधर R के इधर, तो जो UV है उसका लैम्डा 400 से कम है, 400 से ज्यादा, और इसका लैम्डा, इनका जो ये जो 1 वाले ट्रांजिशन है इनका लैम्डा कम होने वाला है ज्यादा। इनका लैम्डा कम क्यों होने वाला है?
परफेक्ट। तो जब लैम्डा कम होगा तो इनके चांसेस यूवी में होने के हैं कि विजिबल में? यूवी में। एक साइंटिस्ट उनका नाम था लायमन। क्या नाम था? उन्होंने इस चीज को स्टडी किया और उन्होंने पाया कि भाई साहब जितने भी ट्रांजिशन वन पे आके रुकते हैं, जितने भी ट्रांजिशन वन पे आके रुकते हैं, ये सारे के सारे यूवी रीजन में लाई करते हैं और इसीलिए इसे कहा जाता है लायमन सीरीज। क्या बोला गया? सीरीज क्यों बोल रहे हैं भाई साहब? इसमें कई सारी लाइन से बोला है ना, ये अपने आप में पूरी एक सीरीज है। यानी कोई मुझसे कहे सीरीज है क्या, तो मैं सरल भाषा में कहूंगा जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहीं से भी कहां पर हो, वन पे, कहीं से भी 7 से 1 6 से 1 5 से 1 3 से 1 कहीं से भी, लेकिन फाइनल क्या है? वन। तो सबको आप कहेंगे वो है लायमन सीरीज की लाइंस। लायमन, जरा सुनिएगा थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है क्या? ये एक्साइट होकर ऊपर आया था, अभी डिक्साइट होकर नीचे आ रहा है। जब एक्साइट होकर नीचे आएगा तो क्या ईएम वेव निकलेगा? तो इसे आपने प्रिज्म से गुजारा। किससे गुजारा? तो जब प्रिज्म से गुजार के आप वहां पे फोटोग्राफिक प्लेट रहे तो उसमें लाइंस नजर आएंगे। तो वो लाइंस ऐसी नजर आ रही थी प्यारे बच्चों, शुरू में कुछ ऐसी नजर आ रही थी। इन सब का हमने नाम रखा लायमन सीरीज। क्या नाम रखा? समझ पा रहे क्या? ये देखने में क्या लाइन नजर आ रही थी? तो अपन ने कहा ये जो लाइंस है ये है लायमन सीरीज लाइंस। लायमन क्या अपने आप में ये स्पेक्ट्रल लाइन भी है? अलग अलग नाम है, चलेगा? ऑलराइट प्यारे बच्चों, एक बात बता दो मुझे, जितने भी ट्रांजिशन वन पे आए, जितने भी ट्रांजिशन, उन सबको हमने बोला यूवी। क्या बोला? तो जो सेकंड वाला होगा उसका लैम्डा इससे ज्यादा होगा, लैम्डा कम होगा। तो इसके चांसेस यूवी में होने के हैं कि विजुअल में? मतलब धीरे धीरे यूवी से विजुअल से इंफ्रारेड होता, क्योंकि लैम्डा बढ़ता। फील कर पा रहे क्या? तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, जितने भी ट्रांजिशन टू पे आके खत्म होते थे उन सबको कहा गया बामर। क्या बोला गया? क्या बोला गया? जितने भी ट्रांजिशन थ्री पे आके खत्म होते थे पास चैन, और जितने ट्रांजिशन फोर पे ब्रैकेट, और जितने भी ट्रांजिशन फाइव पे फंड। क्या नाम था? पी फंड नहीं, फंड। क्या नाम था? और जितने भी ट्रांजिशन सिक्स पे आके खत्म होते थे इसे कहा गया हमफ्री। क्या बोला गया? प्यारे बच्चों एक बात बताओ, साइंटिस्ट लायमन, बामर, पार्सन, ब्रैकेट, फंड एंड हमफ्री, तो इसके बाद साइंटिस्ट दुनिया में नहीं आए, तो आगे का नाम क्यों नहीं रखा गया? आगे का नाम इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि जब स्पेक्ट्रम बनता था, क्या बनता था? जरा सुनिएगा आप सबको, क्या यहाँ पे स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है? ऐसी लाइंस नजर आई। तो पहले जो लाइन थी ये थी लायमन की। किसकी थी? इनका लैम्डा कम होगा कि लैम्डा सबसे ज्यादा होगा? परफेक्ट। तो धीरे धीरे लैम्डा बढ़ रहा है, घट रहा है। अब हुआ क्या, जरा सुनिएगा। इन सब में एनर्जी गैप है, जैसे ये है 10.2 12.09 12.6 और है ना, तो इसका अपना लैम्डा है, लैम्डा है। अब इन सब में है 10.2 12.09, बड़ा बड़ा एनर्जी गैप है। लेकिन यहां जो एनर्जी गैप है वो कभी भी 3.4 से ज्यादा होने वाला, मतलब यहां से अचानक से एक गैप नजर आएगा। अरे भाई साहब 10.2 12. कितना बड़ा बड़ा नंबर है, 12.09 12.75 13.06, यहां अचानक से 1.89, एक गैप नजर आएगा नहीं आएगा? तो एक गैप के बाद फिर दूसरी लाइन बनी, ऐसे ऐसे लाइन बनती थी, फिर ऐसे लाइन बनती थी। आगे होते होते क्या हुआ, लाइंस इतनी 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 करीब हो गई कि लोगों को अंतर समझ में। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी किताब में 7 के बाद एनर्जी लिखी मिलती नहीं है, क्योंकि उसके बाद का स्पेक्ट्रम भी मिलता नहीं है। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं, सबूत पे आधारित कहानी। नहीं समझे क्या बोला मैंने? काम की बात 7 तक, वही याद होगा आपको, है ना? 7 तक एनर्जी लिखा मिला है, क्योंकि उसके बाद का स्पेक्ट्रम लोगों से पढ़ा नहीं। क्लियर? ऐसा नहीं था कि हम फ्री के बाद साइंटिस्ट नहीं आए थे, उसके बाद इतना कम एनर्जी गैप होता था तो लाइंस के अंदर डिमार्केशन कर पाना संभव। इज दिस क्लियर? फिलहाल अब हमारे सामने कितनी लाइंस हो चुकी है, कितने सीरीज हो चुके हैं, कोई बताएगा? गिन लो, अरे बोलो ना। लायमन, एक बार यहां लिख दूं मैं क्या? तो मैं लिखता हूं, सबसे पहला नाम किसका था? दूसरा नाम बामर। क्या नाम था? बाल्मर नहीं, बामर। अगला क्या था? पास्चन। उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद फंड, और सबसे आखिरी में कौन था? अब जो मैं पूछूंगा बताओगे आप सब, ठीक है? इनमें बात करने की हमारी एक शब्दावली है, हमारी टर्मिनोलॉजी है, उसी टर्म्स में बात करना है, राइट? जो लायमन सीरीज है क्या वो यूवी रीजन में था? और जो बाल्मर होगा कहां होगा?
विजिबल। और जो पार्शियल होगा, तो जब ये इंफ्रारेड है, इसके बाद क्या होगा? सुपर इंफ्रारेड। ये भी होने वाला इंफ्रारेड, हाँ या ना? ये भी क्या होगा? इंफ्रारेड। ये भी क्या होगा? अब जो लोग देख रहे हैं तो बोले सब इंफ्रारेड है, उन्होंने थोड़ा सा हल्का सा अंतर बनाने के लिए बोला ये है फार इंफ्रारेड। क्या बोलते हैं इसे? इंसान है ना, सब बोल रहे हो फार के रिलेटिव है, दूर के रिलेटिव है, बोले फार के इंफ्रारेड है। हेलो, एक बात मुझे बताओ प्यारे बच्चों, जब ट्रांजिशन कहीं से भी, जब ट्रांजिशन कहीं कहीं से भी मतलब कहां से? इनफाइनाइट से गिरा दे। कहां से गिरा है बताए ना? अरे आपका जहां से मनोवास है, चलो ये इनफाइनाइट बना दिया मैंने, कहां से गिरा है बताओ? कहीं से भी, कहां से गिरा है? 7 से गिरा दे, 8 से गिरा है, 8 से। क्यों, सोचने में क्या दिक्कत है? सिर्फ गिराने को कहीं गिरा दे, मगर आपको पता है कि वो सब बस काल्पनिक बातें हो जाएंगी, क्योंकि उनका स्पेक्ट्रम हमें समझ में आने वाला। ये तो समझ में आ रहा है ना आपको कि वो भी नहीं आ रहा है, हमें तो वो भी नहीं आता सर। खैर तो सुनिएगा, तो जब कभी ट्रांजिशन कहीं से भी होगा 1 पे, कहीं से भी होगा, तो जब फाइनल स्टेट है उसे बोल दूं मैं 1। क्या वो सारे सारे लाइमन होने वाले हैं? जब कहीं से भी होगा, कहीं से भी होगा 3 पे, कहीं से भी होगा, कहीं से भी होगा, कहीं से भी होगा, इसे हम बोलेंगे सीरीज नंबर। क्या बोलेंगे? जरा सुनिएगा, सुन रहे हैं क्या? कोई आपसे बोले लाइमन सीरीज नंबर, लाइमन समझ जाना है हमें, ट्रांजिशन फाइनल कहां कराना है। कोई आपसे बोले बामर सीरीज नंबर कहां कराना है, पार्शियल सीरीज नंबर, याद रख पाएंगे? तो आप लोग लिखिएगा, ये आपने पहले लिखा था, लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहां से लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हो, जल्दी से डायग्राम बनाइएगा। लाइन सीधी हो तो ठीक है, नहीं हो तो मान लीजिएगा। तो जितने भी लाइंस हमें मिलती थी उनको अपन ने क्लब कर दिया। ऑफ कोर्स अपन ने क्लब नहीं किया, सब साइंटिस्ट ने अलग अलग काम किया, पहले से हम बोल रहे हैं, अपन ने इनको क्लब कर दिया, और इन सभी क्लबिंग को हमने एक नाम दे दिया, लाइमन, बामर, पास्कल, ब्रैकेट, फंडे, हम्फ्री। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मैंने एक लाइन बोला है कहीं से भी, लेकिन कहीं से भी में भी छोटा सा ट्विस्ट है। जैसे मैं लाइमन की बात करूं, तो लाइमन का ट्रांजिशन कहीं से भी 1 पे बोल रहा हूं, और आपको पता है 1 से 1 उसमें काउंटेड नहीं है। मैं बामर में कहीं से भी 2 तो बोल रहा हूं, पर आपको पता है 2 से 2 काउंटेड नहीं है, और 1 से 2 भी काउंटेड नहीं है, क्योंकि 1 से 2 एमिशन नहीं, एब्जॉर्प्शन। 1 से 2, जब मैं 1 से 2 बोलता हूं ऐसे करते हो क्या? 1 से 2 तो नीचे से ऊपर जाना, एनर्जी बढ़ाना है घटाना? तो बढ़ाने के लिए अब्सॉर्ब करना होगा, रिलीज करना होगा। सिंपल सी बात है, बिल्डिंग लेके सोचे कितना आसान है। बिल्डिंग है, छत के ऊपर छत के ऊपर छत, लेकिन अलग अलग कवियों ने इस बिल्डिंग को अलग अलग तरीके से दुनिया को दिखाया। ये साइंटिस्ट कवि तो थे। इतना सब कुछ सीखने के बाद अगर आपको पता चले सब झूठ है, कैसा लगेगा? या आपको ऐसा पता चले ये सब आधा सच है? सर हम आधा सच याद रखेंगे, आधा सच सुनेंगे नहीं। तो दुनिया धीरे धीरे इवॉल्व हो रही थी, साइंस को समझ रही थी, अभी इतना उसने समझ लिया था ऐसे ऐसे होता है, सब बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। सबने लिख लिया होगा? जब आप डायग्राम बनाए थे तो पूरा ही बना लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे। अब हमने जो ये समझा है, इस पे थोड़ा सा इसकी टर्मिनोलॉजी को समझ रहे हैं, राइट? तो आइए कुछ छोटे छोटे शब्दों को समझते हैं। मुझे उम्मीद है आप सबने डायग्राम बना लिया होगा। बोलो प्यारे बच्चों, क्या आप सबको ये नीला नीला लाइन नजर आ रहा है? कितनी नीली लाइन है गिन के बताएं? गिन पा रहे हैं क्या? ना गिन पाए तो उंगली रख के गिने, 1, फिर उंगली रख ले 2, फिर ऐसा करके गिने, कितना हुआ टोटल? चलिए, ये जो बोलते हैं इसे बोलते हैं अपन सीरीज लाइन। क्या बोलते हैं? अब ऐसे शब्द है ना, अपने को इन्हीं शब्दों में बातें करनी है, तो अपने को ये शब्द बोलना पड़ेगा, राइट? सीरीज लाइंस होती क्या है? किसी भी सीरीज में टोटल कितनी लाइंस है? किसी भी सीरीज में टोटल कितनी लाइंस?
तो कितने सीरीज होने वाले हैं भाई साहब? लायमन, बामर, पार्सन, ब्रैकेट, फंड, हमफ्री, आयाना, इन सब में अपनी लाइन होने वाली, इन सब में अपनी लाइन होने वाली। तो किसी भी सीरीज की लाइंस, ये लाइन क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि लाइन है इसलिए। नहीं, ये लाइन यहां नहीं है, ये स्पेक्ट्रम में लाइन नजर आती थी, कैसे चमकती हुई कि डल डल सी। ये वो चमक क्यों रही थी? अरे बोलो ना यार, वो पूरा ब्लैक था तो ब्लैक में जो दिखा वो चमकेगा ना? नहीं नहीं सर, क्या पता ब्लैक में हमें, जब हमें कैसे पता चमकेगा? हाँ, कभी ब्लैक पेपर आपने लिया, उसमें सफेद रंग की लाइन खींच दो, कैसा नजर आता है? कि उसमें बोलना पड़ेगा कि शाइनिंग होगा तभी चमकेगा। हेलो, तो प्यारे बच्चों, ये जो लाइंस नजर आता था वही इनका नाम पड़ गया लाइंस। क्या नाम पड़ गया? कभी इन्हें लाइन बोलते हैं, कभी इन्हें हमेशा लाइन बोलते हैं, कभी इन्हें स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं, फलाने नाम से जानते हैं, चलेगा। तो अगर कभी आपसे बोले सीरीज लाइन, क्या बोले? तो सीरीज लाइन कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जहां भी इलेक्ट्रॉन है, जहां भी, तो जहां भी है उसे बोल देता हूं मैं N2। क्या बोलता हूं? एक इलेक्ट्रॉन कहां होगा? हमेशा 7 पे होगा, हमेशा 6 पे होगा, हमेशा 5 पे होगा, कहीं भी हो सकता है, ये हमें सवाल बताएगा, चलेगा। कहीं से भी माइनस सीरीज नंबर माइनस। आओ एक एग्जांपल समझते हैं, समझे क्या? इमेजिन करते हैं N2 बराबर 7 है, N2 बराबर, यानी इलेक्ट्रॉन कहां है? 7th ऑर्बिट पे। कहां है? तो वो नीचे आएगा नहीं आएगा? एक झटके में आएगा, कई स्टेप्स में आ सकता है? We don't know. We are talking about possibilities. We are talking about, क्या यार, एक सैंपल के अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स है, बिलियंस ऑफ एटम्स, मिलियन बिलियन भी कम है, मोल्स ऑफ एटम्स है यार। सारे सारे इलेक्ट्रॉन 7 पे जाए कोई जरूरी है? कुछ गए होंगे 7 पे, कुछ गए होंगे 5 पे, कुछ गए वही बैठे होंगे, बोले हमें कहीं जाना नहीं है, भैया क्या कर लोगे, आया ना? तो सबकी अपनी अपनी इच्छा है, यस और नो। तो इतने सारे ट्रांजिशन होने वाले हैं, इमेजिन करते इलेक्ट्रॉन 7 पहुंच गया है। कहां पहुंच गया? मैंने आपसे पूछा टोटल यूवी लाइंस, क्या पूछा? तो जब मैंने यूवी लाइन बोला, आप तुरंत समझ गए इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गिराना है, 1 पे। मतलब मुझे सारे कौन से ट्रांजिशन काउंट करने हैं? 1 वाले। कौन से ट्रांजिशन? 1। तो टोटल 1 पे आने के कितने रास्ते हैं? 7 से, ऐसे बोलो 7 माइनस व्हाट इज सीरीज नंबर फॉर यूवी? बोलो ना यार। तो मैं बोलूंगा 7 माइनस 1 कितना? बहुत बढ़िया। व्हाट आर टोटल विजिबल लाइंस? विजिबल लाइन, विजिबल लाइन 7 माइनस 2 एंड आंसर विल बी, आप मत मानो मेरी बात, गिन के देख लो, गिनो जरा कितनी लाइनें हैं। सबको नजर आ रहा है क्या? 1 2 3 4 5, हाँ या ना? पर ये बार बार गिनने का कार्यक्रम ना करना पड़े, हमने फॉर्मूला बना लिया, चलेगा। एंड सो ऑन, यस और नो। लिखिएगा नेक्स्ट टर्म सीरीज लाइंस। तो यहां पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, वही हम सीख रहे हैं। उसमें पहला टर्म है सीरीज लाइन। तो अगर मैं किसी सवाल में आपसे सीरीज लाइन पूछूंगा तो आपको दंड से फॉर्मूला लगाना है, इलेक्ट्रॉन जहां है माइनस सीरीज नंबर। लिख लिया होगा? सबसे पहले हमने प्यारे बच्चों एक एक सीरीज को क्लब किया, लायमन को एक तरफ, बामर को एक तरफ, पास्चन को एक तरफ। लेकिन अगर आप रियलिटी में इमेजिन करें, ये सब कुछ आपको मिक्स नजर आएगा। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गिर रहा है, कहीं भी जा रहा है, सब कुछ एक रैंडम सा खेल नहीं चल रहा है। अरे बोलो ना यार। लेकिन हमने क्या किया, सीक्वेंस में अरेंज किया ताकि चीजें कंफ्यूजिंग ना हो। बट इन रियलिटी में कोई कहीं से कहीं पे भी गिर रहा है, लेकिन अंत में सब के सब कहां आके थमने वाले हैं? n बराबर 1 पे। यस और नो? यहीं पे एक छोटा सा टर्म और आता है, जब सवाल आपसे पूछता है, इसे मिटाऊंगा, मिटा दो क्या? जब सवाल आपसे पूछता है टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस, क्या पूछता है? इसको फील करके बताओ उसका क्या मतलब है। मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन 7 पे है, एक इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाट आर द टोटल स्पेक्ट्रल लाइन? इसका मतलब क्या है? मतलब जब 7 से नीचे आएगा, 7 से नीचे कहीं भी जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, भाई साहब टोटल गिन के बताओ, टोटल कितने आने वाले? टोटल मतलब उसमें लायमन भी है, बामर भी है, पास्चन भी है, ब्रैकेट भी है, फलाना ढिमकाना सब है। यस और नो? मैं अभी आपसे सवाल पूछता हूं, अगर मैं आपसे टोटल लाइन गिनने को बोलता, गिन लेते क्या? कैसे गिनते? बोले यहाँ पे कितना है, ऐसे नंबर बोलो। यहाँ ये नंबर क्या है? 7। ये नंबर सबको दिख रहा है ना यार? n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 4 5 6 7, यस और नो? 7 माइनस 1 6, 7 माइनस 2 6 प्लस 5 7 माइनस 3 11 प्लस 4, बोलो ना यार, जल्दी जल्दी ऐड हो रहा है क्या? अच्छा कहां तक बोल गया? 7 माइनस 3, 7 माइनस 7 माइनस
कितना आया बोलो ना, कितना ऐड किया था, कितना, आधे 15 बोले आधे 14 बोल रहे हैं, 15 प्लस कितना हुआ पक्का 18, यहां तक पहुंच गए क्या, 19 20 प्लस 1 21। सो व्हाट आर द टोटल स्पेक्ट्रल लाइन्स। तो जब भी मैं आपको सवाल दूंगा ऐसे डायग्राम बनाएंगे, कितना पसंद करोगे कि एक लाइन में बताना पसंद करोगे, एक फॉर्मूला बता दो क्या, तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट टोटल स्पेक्ट्रल लाइन्स। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपने कहा सर ऐसे करना हम पसंद नहीं करेंगे, हाँ या ना, इसीलिए आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आता है, जो आपको बहुत अच्छे से नहीं आता है। हेलो, और वो फॉर्मूला है n2 माइनस n1 अंडर ब्रैकेट n2 माइनस n1 प्लस 1/2। मत मानो मेरी बात, एक बार वैल्यू रख के जस्टिफाई करके देख लो। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बहुत सारे सवाल करने का सबसे अहम तरीका है ऑप्शन को जस्टिफाई करे, इसी चैप्टर जैसा चलता है, मेरी बात याद रखना। ऑप्शन जस्टिफाई करो, कई बार सवाल बहुत आसानी से हो जाता है। चलिए मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर 7 पे है, कहां है, और मैंने आपसे कहा कैलकुलेट टोटल स्पेक्ट्रल लाइन्स, क्या सवाल पूछा, क्या मतलब इसका, एग्जैक्टली जब 7 से नीचे आएगा तो नीचे आएगा तो फोटोन एमएच पर आएगा, टोटल कितने फोटोन हमें मिलने वाले हैं, टोटल कितने लाइंस हमें मिलने वाली हैं, क्या काउंट करके बता देंगे, लगाओ फॉर्मूला, लगाओ लगाओ फॉर्मूला, चलो मैं लिख देता हूं 7 कहां गिराए, कहां गिराए, कहां, हमेशा 1 पे गिराए, कोई नियम है, सवाल न बोलेगा तो 1 पे गिराना, जब सवाल बोलेगा तो जहां बोला वहां गिराना, क्या सवाल न बोलेगा तो, क्यों सवाल न बोलेगा तो 1 पे क्यों गिराए, क्योंकि हमें पता है एक ना एक दिन तो 1 पे ही आना है, लौट के घर को ही तो आना है, हाँ या ना, लेकिन सवाल बोल दे बीच में उसे लटका दो 3 पे तो वहीं तक करेंगे, ठीक है, अभी फिलहाल मैंने नहीं बोला तो क्या 1 मान के चलो, 7 माइनस 1 अंडर ब्रैकेट 7 माइनस 1 प्लस 1/2, व्हाट इज द टोटल लाइन 21। चाहे गिनती करो चाहे ऐसे करो, आंसर कितना आने वाला है, इच्छा आपकी है, सुविधा आपकी है। मुझे उम्मीद है ये सब कुछ सीखने के बाद आपको सवाल करने के बाद होंगे, तो लिखिएगा फिर पहला सवाल, बोलो क्या, ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, electron transit from n is equal to 6 to n is equal to 3, n is equal to 6 to n is equal to 3, ln के 34वें स्थापना दिवस एवं ln पर कॉमर्स डिवीजन की क्लासेस का मन बदल रहा है क्या आपका, शुभारंभ होने जा रहा है, इस उपलक्ष्य में, थैंक यू, इसे रखिएगा वहां, इस उपलक्ष्य में आप सभी को मिठाई अंडर ब्रैकेट चॉकलेट वितरित की जा रही है, आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा तो सोचा है सर नीट के बाद सर थोड़ा वो भी देख ले क्या, सर सीए देख ले सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ बेटा चॉकलेट नहीं मिली आपको, अच्छा क्या कह उसमें आधे बच्चे डाउट में आ चुके हैं, एक सभी लोग एक बार अपनी चॉकलेट हवा में लहरा के दुनिया को बताएंगे, रुक जाए ऐसे नहीं जब फोटो खींच रही हो और दांत दिखाते हुए हवा में लहराते हुए चॉकलेट आपको दिखाना है दुनिया को, देखो हमारे हाथ में चॉकलेट है आज ऑनलाइन वाले कह रहे हो कि काश हम क्लास में होते
बोले इतना दुख तो कभी मैं लेक्चर छोड़ने का नहीं हुआ था जितना चॉकलेट छोड़ने का हो रहा है। चलिए सवाल कर रहे थे क्या? हाँ, ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम n is equal to 6 to n is equal to 3, n is equal to 6 to n is equal to 3, then calculate first part, total spectral lines. Then calculate first part, total spectral lines. Second part, total lines having lambda less than 400 nanometer. ये नया सवाल आ गया क्या? Total lines having lambda less than 400 nanometer. इस सवाल को मैं ऐसे भी कह सकता था, total lines in UV region या total Lyman lines, हाँ या ना, या total series Lyman series lines. तो अलग अलग शब्द हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, किसी का दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट पार्ट, total lines lying in infrared region. Total lines lying in infrared region. इंफ्रारेड रीजन में टोटल कितनी लाइंस लाई करेंगी? बेहद ही आसान सवाल है, सबसे बन जाएगा। तो कंसेप्ट सीखना है, और कंसेप्ट है फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए, ये कंसेप्ट है। चलिए, सबने कर लिया होगा? कितने बच्चों ने कर लिया? रेज योर हैंड। क्या बात है। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन में आप सबने फॉर्मूला लगाया होगा, बोलो हाँ या ना? पक्का। अब फाइनल ट्रांजिशन 1 तक मानूंगा कि 3 तक? 3 तक। तो बस फटाफट आंसर बता दे। फॉर्मूला लगा लिया होगा सबने ना? n2 बोल दो एक बार, माइनस n1 अंडर ब्रैकेट n2 माइनस n प्लस 1/2। चलेगा प्यारे बच्चों? परफेक्ट। सो फाइनल आंसर विल बी 6। अरे हाँ या ना? टोटल लाइंस इन लाइमन 5। क्यों 6 माइनस 1 क्यों नहीं किया आपने? 1 पे भेजा कहां सर आपने? कहां रोक दिया उसे हमने? तो जब 1 पे आ ही नहीं रहा तो कहां से यूवी लाइंस मिलेगी? बोलो हाँ या ना? सो द आंसर विल बी 0। अच्छा, मैंने आपसे पूछा नहीं बामर लाइंस, मैं पूछता तो आंसर विल बी क्यों? अभी तो आप कहते थे भेजा कहां पर ने, हाँ या ना? चलिए, टोटल इंफ्रारेड लाइंस सबने काउंट कर लिया क्या? एक मिनट, इंफ्रारेड में आपने क्या काउंट किया? पास्ट टेन काउंट किया कि ब्रैकेट? all are remaining, all are lying in the infrared। बोलो हाँ या ना? पास्ट टेन भी काउंट होगा, ब्रैकेट भी काउंट होगा, फंड भी काउंट होगा, हमफ्री भी काउंट होगा। लेकिन यहाँ पे हमफ्री कैसे पता? हमफ्री नहीं है। हमफ्री तब होगा जब 7 से 6 आएगा। 6 से 6 आना थोड़ी हमफ्री होगा। क्यों? अगर 6 से 6 ट्रांजिशन, 6 से 6 का ट्रांजिशन होगा। आप अपने घर में वॉक करते तो क्या वॉक माना जाता है? अरे बोलो ना यार, जब ऊपर नीचे कहीं होगा तब उसे ट्रांजिशन मानेंगे। चलिए, फिलहाल तो इंफ्रारेड आंसर भी बोलेंगे। सबने कर लिया ना काउंट? बहुत बढ़िया, लिखिएगा अगला सवाल। इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम n2 to n1 is equal to 1, if electron transit from n2 to n1 is equal to 1, then total 21 spectral lines obtained. Then total 21 spectral lines obtained in this transition. Then calculate first part, n2 मतलब जहां से ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ। Then calculate n2, ऐसा सवाल दिया करे सर, तो पहले समझा के वीडियो दे, हम सब बन जाएगा। Then calculate n2 second part, total visible lines, total visible lines। आसान है सवाल। मैं विजिबल लाइन पूछ सकता हूं, अल्ट्रावायलेट लाइन पूछ सकता हूं, इंफ्रारेड लाइन पूछ सकता हूं, एंड सो ऑन। कंसेप्ट बदलने वाला नहीं है। चलिए, सबसे बन गया होगा क्या?
अच्छा, अभी आपने मुझे n to 7 तुरंत कैसे बता दिया? अब जरा सुनिएगा, आपको करना क्या था? ऑफ कोर्स हमने अभी किया था 21 आया था, हमने बोला 7 तो होगा, हाँ या ना? लेकिन आप इसमें क्या कर सकते थे, ऐसे करते 21 इक्वल टू n2 माइनस n1 अंडर ब्रैकेट n2 माइनस n1 प्लस 1/2, हाँ या ना? मैं फिर दोहराऊंगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमेशा ऑप्शन को जस्टिफाई करने का नियम बना है, बहुत हेल्प करता है। कल को इसे सॉल्व करने का मन नहीं है, सीधे ऑप्शन वैल्यू रख के सीधे आ जाएगा आंसर। अक्सर ऑप्शन जस्टिफिकेशन चैप्टर में बहुत हेल्प करता है, इस चैप्टर में खास करके, ठीक है क्या? फिलहाल इसे सॉल्व कर सकते सभी लोग प्यारे बच्चों। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो n2 की वैल्यू कितनी आएगी? 7। ऑलराइट, यानी ट्रांजिशन कहां से शुरू हुआ था? 7 से। कहां हुआ है? 1 तक। मल्टी स्टेप में हुआ है। टोटल कितनी लाइंस के लिए है? 21। आपसे क्या विजुअल लाइंस पूछा है? विजिबल का मतलब बोलो बोलो बोलो, बहुत अच्छे। तो क्या बोलूं मैं? 7 माइनस 2 एंड आंसर विल बी 5। अब जो पूछने वाला हूं थोड़ा थोड़ा टेढ़ा सवाल है, सबसे पूछ लो क्या? आप सबका ध्यान चाहिए, जरा सुनिएगा, अरे सुनिएगा। मान लेते हैं ट्रांजिशन n बराबर 7 से n बराबर 2 पर हुआ। n बराबर 7 से छोटा तो नहीं सबको दिख रहा है क्या? जब n बराबर 7 से या n बराबर कहीं से भी 2 पे होगा तो वो सारे के सारे ट्रांजिशन विजिबल होंगे। विजिबल होंगे तो क्या विबग्योर होंगे? इन्हीं में से कोई एक कलर होने। क्या इसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर होगा? इसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर होगा। बोल दो। आपसे पूछा प्यारे बच्चों, बताओ ट्रांजिशन कहां से कहां हो? बताओ ट्रांजिशन कि रेड मिलने के चांसेस ज्यादा हो। सोचो सोचो सोचो, बताओ ट्रांजिशन कहां से कहां हो? बताओ ट्रांजिशन कहां से कहां हो कि रेड मिलने के चांसेस ज्यादा हो? कितने बच्चे यहां से सोचते हैं? एक बार बताओ, रेड कलर चाहिए तो लैम्डा ज्यादा चाहिए, लैम्डा कम चाहिए? ज्यादा लैम्डा चाहिए तो एनर्जी, एनर्जी किसकी कम? फोटोन की। तो एनर्जी अगर फोटोन की कम चाहिए तो एनर्जी गैप भी तो कम चाहिए, तो जितने का गैप होता है उतना ही फोटोन एनर्जी होता है, हाँ या ना? नहीं समझे? तो ट्रांजिशन कहां से कहां हो? रेड मिलने के चांसेस ज्यादा है। मैं अभी भी क्या बोल रहा हूं? रेड मिलने के चांसेस ज्यादा है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द एटम, इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी लेवल यार। क्या पता 3 से 2 का गैप होता 1.89? अरे हाँ या ना? और क्या पता 1.89 साथ से आता ही ना हो, 1.89 इंटू जेड स्क्वायर से आता हो, और जेड जब हो 4 तब आता हो। समझ पा रहे क्या? तो एटम भी एक रूल है, लेकिन अपन ऐसे सवालों को कर सकते हैं इन जनरल जस्ट बाई कंपेयरिंग द लैम्डा। चलेगा? एक सवाल लिखना उसी में। फॉर विच ट्रांजिशन chances of red color, for which transition chances of red color is more? For which transition chances of red color is? किस ट्रांजिशन में रेड कलर के चांसेस ज्यादा हैं? तो लिख लीजिएगा from 3 to 2 as minimum energy gap, so more lambda। भाई विबग्योर में सबसे ज्यादा लैम्डा रेड का ही तो है, और सबसे ज्यादा लैम्डा यानी सबसे कम एनर्जी, यानी 3 से 2 के चांसेस ज्यादा है। ये ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिकल सवाल है, जिसलिए आप देख के बता सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं होता है। ठीक है क्या? ठीक है क्या प्यारे बच्चों? यहीं पे हम लोग बात करें टर्मिनोलॉजी की, तो यहाँ पे कुछ और टर्म्स होते हैं, राइट? जरा सुनिएगा, मैंने आपसे बात करी सीरीज लाइन, सबको क्लियर है? टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस, वो भी क्लियर है? अब यहीं पे एक टर्म आता है, हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लाइन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ टोटल कितनी सीरीज है? लाइमन, बार्मर, पार्सन, ब्रैकेट, फार्नैन, हम्फ्री। हर सीरीज का फर्स्ट लाइन, हर सीरीज का आप कॉमन सेंस लगाओ। फर्स्ट लाइन क्या बोलूं मैं? इन्फिनिटी से, जैसे मान लो मैं लाइमन की बात कर रहा हूं, लेट्स इमेजिन, तो इन्फिनिटी से 1 वाले को फर्स्ट बोलूं कि 2 से 1 वाले को? इन्फिनिटी से 1 को फर्स्ट बोलना चाहते हो, मतलब आप कह रहे हैं पहला ट्रांजिशन होगा उसका। कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे हिसाब से वो तो लास्ट लाइन होगा। अरे यार, अगर मुझे बोलना फर्स्ट लाइन, क्या बोलना है? फर्स्ट लाइन मतलब उस सीरीज का पहला लाइन कब मिलेगा? जब जस्ट ऊपर से ट्रांजिशन हो, हाँ या ना? तो इसे मैं ऐसे कहता हूं, जब भी सवाल बोले फर्स्ट लाइन, क्या बोले? तो समझ जाना गैप है, एक का गैप है। मैंने कहा बार्मर ट्रांजिशन, क्या बोला मैंने? फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज ट्रांजिशन कहां से कहां? फर्स्ट लाइन ऑफ पार्सन सीरीज। चलेगा? जब भी सवाल बोले फर्स्ट लाइन, क्या बोले?
समझ जाना गैप कितना रखना है, ए का। सीरीज नंबर आपको याद है, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट लाइन मार्केट में से कई नाम से जाना जाता है। फर्स्ट लाइन और इनिशियल लाइन और फर्स्ट लाइन और इनिशियल लाइन और स्टार्टिंग लाइन चलेगा। तो कुछ भी ऐसा शब्द आ जाए समझ जाना कितने का गैप रखना है, एक का। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अब आप मुझे बताने वाले लास्ट लाइन, ये क्या होने वाला है, बहुत बढ़िया। तो कहां से ट्रांजिशन करा दूं मैं, इनफिनिट से कहां, सीरीज नंबर बोलो ना, सीरीज नंबर बोलना शुरू करें। कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3, वो होता क्या है, सीरीज नंबर चलेगा। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट लाइन मार्केट में से कई नाम से जानते हैं। लास्ट लाइन और लिमिटिंग लाइन और मार्जिनल लाइन। लास्ट लाइन और लिमिटिंग लाइन और मार्जिनल लाइन। तो बताओ N2 का क्या रखूं मैं, N2 इक्वल टू और N1 इक्वल टू सीरीज नंबर। बहुत बढ़िया, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। लास्ट लाइन, लास्ट लाइन और लिमिटिंग लाइन और मार्जिनल लाइन चलेगा। यहीं पे प्यारे बच्चों कुछ और टर्म्स भी आते हैं, जैसे कि अल्फा बीटा गामा। अल्फा, मैंने बोला अल्फा लाइन, क्या बोला मैंने, तो समझ जाना गैप ए का। मैंने बोला बीटा लाइन, तो समझ जाना गैप, अरे वाह। मैंने बोला गामा लाइन, तो समझ जाना गैप। आओ समझते हैं। मैंने कहा अल्फा लाइन ऑफ लाइमन, अल्फा लाइन ऑफ, कहां से कहां गिरा हो, बहुत बढ़िया। बीटा लाइन ऑफ बामर, बामा बोल दिया तो गिराना कहां है, 2 पे। अब बीटा बोल दिया कितने का, 2 का। तो 2 है तो कितने का 2 होगा, जब 4 से होगा 4 माइनस 2 2 ना। आसान है क्या, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन। तो यहां पे कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनसे आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको ट्रांजिशन पहचानना पड़ेगा। आइए इन सवालों को हम थोड़ा सा कुछ सवालों के माध्यम से इस कंसेप्ट को सीखते हैं। लिखिएगा पहला सवाल, आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन। आपको पहचान करके बताना है कौन सा ट्रांजिशन, मतलब आपको बताना है कहां से कहां ट्रांजिशन होना चाहिए। आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन, लिखिएगा पहला अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लिखिएगा दूसरा अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लिखिएगा दूसरा फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। तीसरा लास्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज। चौथा सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज फॉर लिथियम 2+, फॉर लिथियम 2+। लिखेगा नेक्स्ट ट्रांजिशन फिफ्थ, लैम्डा मिनिमम फॉर लाइमन सीरीज। लैम्डा मिनिमम फॉर लाइमन सीरीज। लिखेगा नेक्स्ट लैम्डा मैक्सिमम फॉर लाइमन सीरीज। लैम्डा मैक्सिमम फॉर लाइमन सीरीज। चलिए सोचिएगा जरा, फिफ्थ और सिक्स पार्ट ना बने तो घबराना नहीं, एक कंसेप्ट सिखाना है, बाकी सारे आपसे बनने चाहिए। सबसे बन भी क्या होगा मुझे लग रहा है, सोच भी लिया होगा सब लोगों ने। चलो बताओ लाइमन सीरीज में कहां से कहां ट्रांजिशन कराओ कि अल्फा लाइन मिले, परफेक्ट। तो बोलो ऐसे बोल के बताओ, N2 बराबर, बहुत बढ़िया, और N1 बराबर, परफेक्ट। कैसे बन गया, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, बामर मतलब N1 फिक्स कर लो दिमाग में, N1 बराबर 2। अब फर्स्ट लाइन बोला मतलब 3 से 2, तो N2 बराबर 3, परफेक्ट। अगला लास्ट लाइन समझ पाए क्या, तो N1 बराबर 3, N2 बराबर इनफिनिट, परफेक्ट। सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, मैंने लिथियम 2+ लिखा, उससे कुछ नहीं बदलेगा,
तो ऐसे घुमाने के लिए था यार। अरे हाँ या ना, एटम के बदलने से लाइन बदल जाएगी क्या? पक्का? तो सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज कहां से कहां? 4 से 2, 4 से सबने लिख लिया होगा ना? थोड़ा सफाई से लिख रहा हूं मैं, मान चलो आपने लिखा है ना? अच्छा लास्ट वाला लैम्डा मिनिमम, जरा सुनिएगा। मैं बात करता हूं लेमन सीरीज। किसकी बात कर रहा हूं? मुझे एक बात बता दो, लेमन सीरीज में मुझे मिनिमम लैम्डा चाहिए, मिनिमम। तो लैम्डा चाहिए मिनिमम, तो एनर्जी चाहिए किसका लैम्डा? फोटॉन का। ये फोटॉन कब निकलेगा? जब ऊपर से नीचे आएगा। तो मुझे ऐसा फोटॉन निकालना है जिसका लैम्डा मिनिमम, मुझे ऐसा फोटॉन जिसका लैम्डा, तो मिनिमम लैम्डा के लिए एनर्जी, फोटॉन की एनर्जी मैक्सिमम तभी होगी जब एनर्जी गैप मैक्सिमम होगा, क्योंकि जितने का गैप होता है उतना ही फोटॉन का एनर्जी होता है। हाँ या ना? आप मुझे बताओ, एनर्जी मैक्सिमम चाहिए तो लाइमन में इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां गिराओ कि मैक्सिमम एनर्जी मिले? इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट से वन तो लास्ट लाइन हुआ। कौन सा लाइन? क्या आप सबने कॉपी में लास्ट लाइन लिखा था? वही हेडिंग के साथ लिख देना, लास्ट लाइन जहां पे लिखा था वही लिख दे हेडिंग के साथ, लैम्डा मिनिमम। अभी कुछ देर पहले कॉपी में आपने कुछ टर्म्स लिखे थे, भूल जाते क्या लिखने के बाद? देखो कहां लिखा था लास्ट लाइन, देखो मिल गया? आपने हेडिंग लिखा होगा, वहां जगह के बहुत छोटा करके लिखा था होगा, वहां लिख देना ब्रैकेट में लैम्डा मिनिमम। लास्ट लाइन में लिखेगा लैम्डा। अच्छा लैम्डा होगा मिनिमम, लैम्डा होगा, व्हाट डू थिंक अबाउट फ्रीक्वेंसी और न्यू मैक्सिमम? ऐसा लिखना न्यू मैक्स और न्यू मैक्स, चलेगा? अब कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। अब आ जाओ फर्स्ट लाइन में, आ जाओ। फर्स्ट लाइन में कितने का गैप रखना है? तो जो जैसे मान लो मैं लाइमन की बात करूं, तो लाइमन में कहां से कहां गिराऊं? तो 2 से 1 जब इलेक्ट्रॉन आएगा, फोटोन एमिट कराएगा, उसका एनर्जी सबसे कम होगा उस सीरीज में, उसका एनर्जी सबसे एनर्जी होगा कम, तो लैम्डा होगा, तो वहां लिख ले लैम्डा मैक्स, चलेगा? तो फर्स्ट लाइन लिख लेना लैम्डा मैक्स, जहां पे लिखा था फर्स्ट लाइन, जहां पे लिखा था फर्स्ट लाइन वहां लिखिएगा लैम्डा। और फ्रीक्वेंसी आपको बोला है, परफेक्ट, लिखिएगा फ्रीक्वेंसी मिनिमम। अब सवाल का आंसर आप दे रहे हैं, तो लैम्डा मिनिमम बोला है लाइमन का, कहां से कहां गिरा दूं? ऐसा सोचो ना, लैम्डा मिनिमम, तुरंत एनर्जी सोचो, उल्टा कर दो। लैम्डा मिनिमम यानी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी मैक्सिमम, एनर्जी गैप भी फोटोन की एनर्जी मैक्सिमम, यानी एनर्जी गैप भी मैक्सिमम। एनर्जी गैप मैक्सिमम के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट से तो गिराना पड़ेगा। तो मुझे बता दो लाइमन के लिए कहां से कहां गिराऊं? तो n2 बराबर इनफाइनाइट टू n1 बराबर, परफेक्ट। आखिरी सवाल पूरी क्लास बता रही है। कितने बच्चे से बन गया ये जो है? अरे वाह शानदार। 2 से तो लिख दो मैं n2 बराबर 2 2 n बराबर, किसी का आपत्ति है? प्यारे बच्चों एक छोटा सा सवाल मैं आप सबसे पूछ लूं क्या? पूछ लूं क्या? क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पर है? प्यारे बच्चों मान लो ये मेरे पास n2 है, क्या है ये? और ये है मेरे पास n1, ये है मेरे पास, जब इलेक्ट्रॉन, अच्छा n2 ऊपर है कि नीचे है? तो जो होगा ऊपर उसका एनर्जी, तो ये हो गया हाई एनर्जी लेवल, ये हो गया। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी एमिट इन द फॉर्म ऑफ, जिसमें होगा, अरे वाह क्या फोटो सबको नजर आ रहा है? पक्का ना? क्या इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया है? क्या फोटोन एमिट करेगा? ये फोटोन की एनर्जी एनर्जी गैप के बराबर होगी। क्या एनर्जी गैप निकालने का जनरल फॉर्मूला सबको याद है? 30.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन, यस और नो? यार एक बात बताओ, कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? माइनस नहीं दिख रहा है? ये पढ़ाया था ना? नहीं पढ़ाया था? पक्का? कब पढ़ाया था? वो उधर उधर जब गए थे अपन, मुझे याद है। अभी कुछ देर पहले क्लास से कहीं एक और फ्लोर पे हुई थी ना? ठीक, चलिए आप सबका ध्यान चाहिए। तो ये हमारे सामने फॉर्मूला लेगा, हाँ या ना? अच्छा बताओ ये डेल्टा ई जो है, क्या वो एनर्जी गैप है? क्या वही एनर्जी फोटोन एनर्जी बराबर होगा? हाँ या ना? फोटोन की एनर्जी क्या एच सी वाई लैम्डा होती है?
तो लिखा मैंने एच सी बाई लैम्डा बराबर 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। बोलो बोलो, चलेगा। एच की वैल्यू आपको किस में याद है, ईवी में कि जूल में? एच की वैल्यू ईवी में याद है आपको? प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको किस में याद है? स्पीड ऑफ लाइट आपको किस में याद है? और ये किस में लिखा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही ईवी में लिखा है। अच्छा, एक ही है क्या दोनों? ये ईवी है, यहां जूल है, तो क्या दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा? तो इसे मैं जूल में कन्वर्ट कर दूं, 1.6 इंटू 10⁻19 वो सारा काम कर दूं। देखो देखो बेटा, देखो देखो, ये जो H है ये है जूल में, ये जो C है ये है मीटर पर सेकंड में, और ये है ईवी में। तो बच्चे कैसे सॉल्व कर पाएंगे? बोलो। अच्छा, आप कैसे मल्टीप्लाई मत करो, डिवाइड कर दी रहेगा। बहुत अच्छे यार, मैं क्या करता हूं, उधर भेज देता हूं, मल्टीप्लाई करूंगा। अरे इक्वेट करना बात तो बराबर है। चलिए फिलहाल मैंने सारा कार्यक्रम, मुझे पता है आपको कैलकुलेशन दिक्कत, इसलिए मैं क्या करता हूं, सारा कैलकुलेशन कर दूं जल्दी से। कर दूं क्या? देखो मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूं, सब लिख दूं आपके लिए। सारा कुछ करके मैंने आपके सामने लिखा प्यारे बच्चों, देखा नहीं इधर सब कुछ, देखा नहीं? 1/λ स्क्वायर टू यहाँ पे आया है 109677, मैं लिखता हूँ 678। यह जल्दी होता है 109,678। याद होगा नहीं होगा? अरे बोलो ना। चलिए, तो ये जो आपके सामने नंबर आया प्यारे बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं आर। क्या कहते हैं? जैसे दुनिया, ये जो फॉर्मूला आपके सामने आने वाला है इसका नाम था रेलेवंट फॉर्मूला। क्या नाम था? तो मैंने लिखा 1/λ इक्वल टू आर, जेड बचा है ना, जेड स्क्वायर इंटू 1/, -1/, चलेगा। ये जो आपके सामने लिखा प्यारे बच्चों, इसे बोलते हैं रेडबर्ग फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? ऑफ कोर्स आपको आर की वैल्यू जानने की इच्छा होगी। अरे हाँ या ना? तो जो आर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, क्या कहते हैं? इसकी वैल्यू होती है 109678। अब देखो जरा, क्या ये नंबर है? ये भी, ये भी, जब ये पूरा का पूरा नंबर है तो आर की यूनिट इसके बराबर नहीं, 1/λ के बराबर, हाँ या ना? अब जरा सुनना, लैम्डा यूनिट होती है मीटर में, तो 1/λ मीटर इनवर्स। लेकिन ये जो लिखा है, ये लिखा है सेंटीमीटर में। किसमें लिखा है? कन्वर्ट कर लेंगे सर, इसमें कौन सी बड़ी बात, हाँ या ना? लेकिन जब हम सवाल करेंगे ना, तो आपसे पूछेगा लैम्डा। क्या पूछेगा? सबसे पहले आप क्या निकालोगे? 1/, क्या निकालोगे? 1/λ तो पहचाना पहचाना लग रहा है, शायद यही तो है नंबर था। क्या था ये? विच इज रिप्रेजेंटेड बाई न्यू बार। तो आपसे पूछेगा न्यू बार तो दंड से बता दोगे। लेकिन जब आपसे पूछेगा लैम्डा, क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? आपसे भी पूछेगा लैम्डा। अगर पूछेगा लैम्डा, अब क्या करेंगे अपन? पहले निकालेंगे 1/λ, पहले क्या निकालेंगे, बाद में क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो जब इनवर्स करेंगे तो 1/r आएगा, वो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको उसकी वैल्यू बता देता हूं, बता दूं क्या? ये बता रहा हूं मैं एंगस्ट्रॉम में। किसे बता रहा हूं? ये होता है 912 एंगस्ट्रॉम। चलेगा। एक सवाल मैं आपसे पूछ लो क्या? देखते कितना आपका कॉमन सेंस जिंदा है। छोटा सवाल पूछ लो प्यारे बच्चों, क्या आप सबको रेडबर्ग फॉर्मूला याद हो गया? पहले बोल के बताओ, 1/λ बराबर, बहुत 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 अच्छे, वेरी वेरी टैलेंटेड। तो सवाल सुनिएगा, इमेजिन करते हैं मेरे पास है n बराबर 2, क्या है ये? और ये है n बराबर 1। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, आ रहा दिख रहा है क्या? क्या यहां से फोटोन आएगा? अब बार बार डायग्राम नहीं बनाना है ना। अब आपको बता दो जो फोटोन है उसका लैम्डा कितना है, उसका लैम्डा, मुझे फॉर्मूला बताओ क्या लगाओगे? गलत। आप ऐसे करोगे, आप ऐसे करोगे 10.2 बराबर 12400 कौन है? अरे हाँ यार, फिर से ये क्यों पढ़ाया आपने? अभी बताऊंगा, लिखिएगा पहले नेक्स्ट पॉइंट, रेडबर्ग फॉर्मूला। बशर्ते एनर्जी गैप याद हो। अच्छा, कुछ बच्चे ने कंक्लूजन बना लिया, जब याद ना होगा तो ये लगाएंगे, याद होगा तो वो करेंगे।
लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, रेडबर्ग फॉर्मूला। रेडबर्ग फॉर्मूला और आर की वैल्यू लिख लीजिएगा। याद करना आसान है। कुछ बच्चे कह रहे काश ऐसे नहीं ऐसे होता, 10 9 8 7 6 और जल्दी याद होता। कर लो, फर्क कौन सा पड़ रहा है कैलकुलेशन में? भैया आपने 10 9 6 7 8 को 10 9 8 7 6 मान लिया, आपकी कैलकुलेशन फर्क तो पड़ने वाला नहीं वैसे भी। लिखिएगा एक सवाल, बोलेंगे ये 1 नहीं है, N1 है। N1 से 3 गया तो एब्जॉर्ब करेगा, फिर एमिट क्यों करेगा? ये देखो एमिट होके आया है। क्या बोल रहे हैं आप? बोले 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 ये फॉर्मूला कब लगेगा? ऑफ कोर्स वेरीफाई कर रहे थे ऐसा। एप्पल की स्पेलिंग है APPLE। आर यू श्योर सर? लिख लिया होगा सबने। लिखिए एक सवाल, कैलकुलेट लैम्डा ऑफ, कैलकुलेट लैम्डा ऑफ थर्ड लाइन। समझ पाई क्या? कितने का गैप? फर्स्ट लाइन तो 1 का गैप, सेकंड लाइन तो 2 का गैप, थर्ड लाइन तो कंफर्म। कैलकुलेट लैम्डा ऑफ थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ helium plus, third line of Lyman series of helium plus, third line of Lyman series of helium plus। आसान है करने के प्यारे बच्चों, 2 तरीके हैं। अब ये मैंने क्यों बताया, ताकि आप धीरे धीरे सवालों के हिसाब से खुद को ढाल ले। आई एम नॉट सेइंग रेडबर्ग फॉर्मूला नहीं लगाना, कब लगाना है कुछ ही दिन आपको साबित करके बताऊंगा। लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है तो मैं गारंटी कहता हूं बिना रेडबर्ग के भी सारा काम आपका चलेगा। और कभी कभी ये जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया एनर्जी गैप का, ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है, बहुत जल्दी सवाल हो जाता है। चलिए सवाल बेहद ही आसान है, सबने थोड़ा थोड़ा सोच लिया होगा। ट्रांजिशन तो आइडेंटिफाई कर लिया ना यार, ट्रांजिशन आइडेंटिफाई किया उसके बाद खेल खत्म। अच्छा मुझे चाहे तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में बता दे, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एंगस्ट्रॉम में बता दे। चलिए सबका आंसर लगभग आने वाला होगा ना। ऐसा कौन है जो ये नहीं समझ पाया कि ट्रांजिशन होगा कहां से कहां पर? मैंने बोला थर्ड लाइन ऑफ लाइमन, तो प्यारे बच्चों जब थर्ड लाइन बोल दिया है, एक बात तो पक्की है, मुझे ट्रांजिशन कराना है n बराबर 4 से n बराबर 1 पे, तभी तो 4 - 1 या 3 का होगा। क्लियर है? अब मैं आपको अपने वाले तरीके से बताता हूं। क्या आप सबको एनर्जी गैप याद है? यार यही सवाल आता है, वही मैंने आपसे कहा था, हम लोग एग्जाम के हिसाब से ढलते हैं, तो सवाल यही आता था। अपने एनर्जी गैप याद कर लिया, सवाल फटाफट करें। नहीं आता कभी तो अपन नहीं याद करते, समझ पा रहे क्या? 1 से 2 का एनर्जी गैप 10.2, 1 से 3 का 12.09, 1 से 4 का, बट डोंट फॉरगेट वो जो आपको याद है वो हाइड्रोजन का है, और ये आइटम हाइड्रोजन नहीं हीलियम प्लस। जल्दबाजी में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तभी मैंने जानबूझ के आइटम बदला। आप क्या करते हैं 12.75 इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा करते हैं। कितने बच्चों ने ऐसा किया था? रेज है करते हैं। तो हमेशा एटम याद रखें यार। मैंने जानबूझ के कौन सा आइटम लिखा? हीलियम प्लस। तो एनर्जी गैप जो आपको याद है वो किसका याद है? हाइड्रोजन का। तो बाकी कैसे निकालेंगे? इनटू जेड स्क्वायर है तो करना है। क्या दंड से आप सबने लैम्डा सॉल्व कर लिया होगा? जब प्यारे बच्चों आप इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 2।
2 2 3, अरे बोलो ना यार, 2 3 0 लिखते हुए चलेगा? 232 के आसपास आता है, चलेगा। अब मुझे बताना है क्या, सुनिएगा। यहां से आपने लैम्डा निकाला लगभग 2, अब इसमें ऑप्शन बहुत करीब नहीं आते, ठीक है ना, डोंट वरी, इतने इतने कैलकुलेट ऑप्शन इतने करीब नहीं आते, तो आपको ऑप्शन समझ में आ जाएगा। अब आपका आंसर आया 230 एंगस्ट्रॉम के आसपास, कितना आया? अब मैं सिखाना क्या चाहता हूं, जरा सुनिएगा। अब आपने क्या किया, इसी सवाल को ऐसे में करके दूसरे तरीके से किया, जो कि रिडबर्ग फॉर्मूला है। कौन सा है? चलो रिडबर्ग फॉर्मूला लगाए क्या? 1 by lambda is equal to r z square, मतलब कितना होगा? 4 into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, तो 1 minus 1 by 16, हाँ या ना? 16 minus 1 कितना आया? 15, तो आ गया 1 by lambda is equal to, बोलो कितना है? 4r into 15 by 16, यानी 15 by, चलेगा? तो लिख देता हूं मैं प्यारे बच्चों 15 by 4r, क्लियर है? अब यहां से हम निकाल ले लैम्डा, क्या निकाल ले? जब लैम्डा निकालिए 1 by lambda भूल न जाना, और अपने निकालना है लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? बता दो बता दो। 4 by 15 into 1 by r 912। जब प्यारे बच्चों आप यहां से सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 243.2 एंगस्ट्रॉम। अब मुझे बताओ इन दोनों में आपको थोड़ा एरर आया कि नहीं आया? इसके पीछे की वजह है आर, तो आप याद रखना यहां पे आपका जो आंसर आता है वो अप्रॉक्स आएगा। कैसा आएगा? कैसा आएगा? तो ऐसा कभी भी ऑप्शन बनाने वाला फ्रेम नहीं करेगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ऑप्शन दे 240 241, नहीं ऐसा आएगा ही। समझ पाए क्या? तो ये जो आर आपको याद कराएगा ना 1096778, वो भी एक अप्रॉक्स वैल्यू है। जब अपन उसको सिंप्लीफाई करते हैं 30.6/80 सॉल्व करके आते हुए एक अप्रॉक्स वैल्यू आती है। इज दिस क्लियर? फिलहाल तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी आंसर आएगा लगभग, ऑप्शन देख के टिक करना रहेगा, चलेगा? क्लियर है? अब आपको करना सवाल करेंगे, लिखिएगा अगला सवाल। कैलकुलेट रेशियो ऑफ, कैलकुलेट रेशियो, एक मिनट, जब हम रेशियो निकालेंगे तो क्या अप्रॉक्स आंसर आएगा, एग्जैक्ट आएगा? क्यों? क्योंकि जो वेरिएशन था वो तो कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेट रेशियो ऑफ, कैलकुलेट रेशियो ऑफ, ध्यान से देखिएगा, लैम्डा मिनिमम, कैलकुलेट रेशियो ऑफ लैम्डा मिनिमम ऑफ लाइमन सीरीज टू lambda maximum of Lyman series. Calculate ratio of lambda minimum of Lyman series to lambda maximum of, कितने बच्चों का आंसर तुरंत आ गया? तुरंत आंसर चाहिए, रिडबर्ग इस लगा उसका आंसर लेट आएगा। अब आपको लगेगा सब कैलकुलेशन करना पड़ रहा, लेकिन जब ऑप्शन होता है ये सवाल बड़ा जल्दी बनता है। अभी मैं क्लास में ऑप्शन नहीं दे रहा, बन गया होगा क्या? क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। फिलहाल मैंने आपसे पूछा लैम्डा मिनिमम ऑफ लाइमन, चलिए आप सबका ध्यान बोर्ड पे, आपसे बना नहीं बना दोनों सूरत पे। प्यारे बच्चों क्या हमसे लैम्डा का रेशियो पूछा है? अब मैं कुछ लिखता हूं, समझ में आया तो बताना। लैम्डा मिनिमम अपॉन लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू एनर्जी मैक्सिमम अपॉन एनर्जी मिनिमम। कौन समझ पाया? रेज योर हैंड। अरे वाह, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, हाँ या ना? अब बताओ ये जो एनर्जी है, क्या मुझे एनर्जी क्या देखना है? लाइमन सीरीज की बात हो रही है, तो लाइमन में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गिरा हूं मैक्सिमम के लिए? इंफिनिटी से 1। क्या एनर्जी का सबको याद है? कितना? 30.6 यूनिवर्सल ओनली फॉर हाइड्रोजन। क्या मैंने एटम बोला है? कौन सा माना जाएगा? हाइड्रोजन। बोलेगा तो बोलेगा, नहीं बोलेगा हाइड्रोजन ही माना जाए। ए एटम से फर्क क्या पड़ने वाला है? जेड स्क्वायर तो कैंसिल हो, यस और नो? तो लिख दूं मैं 13.6 अपॉन 10.2, यस और नो? ये सॉल्व करना मुश्किल है? ऑप्शन होता सीधे देख कर बता देते। अरे फिर भी मुश्किल लगे तो 2 से डिवाइड कर ही सकते हैं, कहीं ना कहीं जाके खत्म होगा, है ना? चलिए फिलहाल इसी सवाल को क्या आप सबने रिडबर्ग से कर लिया होगा? रिडबर्ग से आंसर आपको आसान नजर आ रहा होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? लेकिन इमेजिन करें प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव सवाल कर रहे हैं, आपको फटाफट आंसर सोचना है, शायद ये तरीका भी उतना ही काम करेगा। इज दिस क्लियर? सोच लिया होगा, सोच लिया होगा पक्का? एक और सवाल बोलूं क्या? लिखिएगा कैलकुलेट, कैलकुलेट। इस बार इस सवाल को आप सब रिडबर्ग से करिएगा। कैलकुलेट लैम्डा, कैलकुलेट लैम्डा ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ, कैलकुलेट सॉरी ऐसा लिख लो, कैलकुलेट रेशियो ऑफ
lambda of first line of Lyman series, first line of Lyman series of lithium 2 plus 2, lithium 2 plus 2, lambda of first line of Balmer series of हीलियम प्लस। तो ये जो दोनों तरीका है, ये कई बार आपको आंसर वेरीफाई करने में हेल्प करेगा। तो लैम्डा ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ लिथियम 2 plus 2, लैम्डा ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हीलियम। सच बताऊं, जिनको आंसर याद होता है वो धन से आंसर देते हैं, जिनको एनर्जी गैप याद होता है। फिर भी आपके पास रिडबर्ग फॉर्मूला की भी आजादी है और एनर्जी गैप की भी आजादी है। अपने आंसर को वेरीफाई कर ले, तसल्ली से कर ले। याद रखिएगा, आपसे लैम्डा का रेशियो पूछा है, 1/λ का नहीं पूछा है। देखो रेडवर्क से कर रहे हैं क्या आप सब? रेडवर्क कर रहे हैं ना? कितना टाइम लग रहा है? अच्छा, उसमें भी गलत होने के चांसेस है, कुछ आधा नीचे फोड़ नीचे कर देंगे, ऊपर कर देंगे, ये भी करेंगे भी आप। मैंने इसीलिए कहा एक बार रेडवर्क से करके देखें, यू विल फील द डिफरेंस। तो कई बार ऑब्जेक्टिव सवाल में हम आंसर जल्दी किस कर पाते हैं इस मेथड से। चलिए, सबने कर लिया होगा? कर लिया होगा क्या? चलिए, सबसे पहले मैं एनर्जी गैप वाले मेथड से कर रहा हूं। लिथियम 2 प्लस पकड़ो, फर्स्ट लाइन कहां से कहां गिराना है? 2 से 1। अगर हाइड्रोजन होता तो कितने का गैप? 10.2। मगर हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पे जो एनर्जी गैप है कितना होएगा? 10.2 into 9। क्लियर है? अभी लिथियम 2 प्लस दिखाया मैंने, अभी हीलियम में आ जाओ। कहां बोला? फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन वो भी बोला बामर, यानी 3 से परफेक्ट। अगर हाइड्रोजन होता 3 से 2 का गैप 1.89, मगर हाइड्रोजन नहीं है, कौन है? हीलियम। ये कितना होने वाला? 1.89 into 4। हाँ या ना? परफेक्ट। ये हमने लिखा एनर्जी, क्या लिखा ये? अब देखते हैं, हमसे इसका लैम्डा अपॉन इसका लैम्डा पूछा है, तो मुझसे पूछा लैम्डा ऑफ लिथियम 2 प्लस अपॉन लैम्डा ऑफ हीलियम प्लस। तो मैं क्या देता हूं? एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस अपॉन एनर्जी ऑफ लिथियम 2 प्लस। यस और नो? सवाल क्या खत्म होता नजर आ गया है? तो आप कहेंगे 1.89 into 4 अपॉन 10.2 into 9। यस और नो? क्या आप इसे सॉल्व कर पाएंगे कि मुश्किल लग रहा है सॉल्व करना? आधे बच्चे देख के डर रहे सर बड़ा मुश्किल है सर। एक्चुअली इसका भी छोटा सा ट्रिक है, फिर कैलकुलेशन बहुत होगा, फिर आप भूल जाएंगे। मतलब अगर आपने ध्यान से देखो, हल्का सा आइडिया दे रहा हूं मैं, आप सोच सकते, सोचिएगा। अगर आपने ध्यान से देखा हो, क्या आप सबको एनर्जी गैप याद है? सबसे पहली एनर्जी थी 13.6, बोलो हाँ या ना? देखो जरा, 1 2 3 4, मैं कुछ बता देता हूं। ये है 13.6, सबको दिख रहा है क्या? और ये है 3.4, बोलो हाँ या ना? आई एम सेइंग 3.4 इज द 1/4 ऑफ 13.6। सर ये कैसे पता चला आपको? अरे अपॉन एन स्क्वायर किया था ना यार। तो अगर ये 1/4 है तो बीच का एनर्जी गैप 10.2 है, वो 3/4 ही तो है। हाँ? यार ये तो सोचा ही नहीं आया ना। फिर से ये कितना है? 13.6। वही मेरे का भी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, फिर आप भूलने लग जाएंगे। इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं, ये सवाल ऑब्जेक्टिव बन जाता है, इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे आप। डाउट में क्यों बोल रहे हैं आप? कर लेंगे डिवाइड? चेक कर ले क्या? ये जो आपने किया है, ये किया है रेडबर्ग से, तो मैं हल्का बताऊंगा, सुनिएगा। सॉरी, एनर्जी गैप से। अब आप क्या कहोगे? ये है 1/4 into 30.6, हाँ या ना? यहां का एनर्जी गैप कितना होता है बता दो? 10 पॉइंट। तो आप सीधे नहीं बोल सकते साहब, जो 10.2 है ये है 1, ये है 1/4, तो कितना बचा? 3/4। तो 10.2 का मतलब है 3/4 ऑफ 13.6। यार करके देखना, वही आएगा। समझ पा रहे क्या? फिर यहाँ आते, अब ये खेल आपको घर में खेलना है, जिसको ये काला तरीका करना है। ये तरीका सिखाता नहीं, बिकॉज आप भूलने लग जाते हैं। ठीक है, आप डिवाइड करके करना, आंसर आता है, इतना कैलकुलेशन आता नहीं आपके एग्जाम में इसकी। ठीक है क्या? फिर भी हल्का सा आइडिया दे रहा हूं, सुनिएगा। 1 से गए यहाँ पे n की वैल्यू 3, तो 3 की मतलब 3 का स्क्वायर यानी 1/9। इसकी एनर्जी आपको याद है कितना? बोलो। तो मैं ऐसे कहूंगा सर तो 1.51 है, ये 30.6 into 1/9 है। अच्छा, क्या मुझे यहां से आके एनर्जी गैप याद है कितना? 12 पॉइंट। अब मुझे बताओ, अगर ये 1 है, ये 1/9 है, कितना वाला गैप कितना हुआ?
12.09 is 8/9 और 13.6। अब ये रिहर्सल आप करना अगर तरीका करना चाहते हैं, बट मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करता, फिर आप भूलने लग जाते हैं, राइट। पर ये भी एक तरीका है। इज दिस क्लियर? फिलहाल फिर से लौटते हैं, तो मैंने हल्का सा आइडिया दिया, ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें आपको कैलकुलेशन माहिर होना पड़ेगा। अब ये वाला सवाल है, क्या सबने कर लिया? अब इसी सवाल को प्यारे बच्चों में रेडवर्क से बताता हूं, बता दो क्या कितने बच्चों ने रेडवर्क से किया है? बहुत बढ़िया, मैं कर रहा हूं यहां से। तो 1/लैम्डा ऑफ लिथियम 2+ अपॉन 1/लैम्डा ऑफ हीलियम प्लस, यही है प्यारे बच्चों। तो इसे मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, लैम्डा ऑफ हीलियम प्लस अपॉन लैम्डा ऑफ लिथियम 2+, आर से आर कट जाएगा, जेड स्क्वायर की वैल्यू 9, जेड स्क्वायर की वैल्यू 4 इंटू 1/n1²। समझ पा रहे क्या? तो ये लिख रहा हूं मैं नीचे, प्यारे बच्चों जरा सुनिएगा। तो 9 इंटू 1/n1², ट्रांजिशन देख लो कहां से कहां होगा, फर्स्ट लाइन। तो n1 मतलब 1, तो 1 माइनस 1 किसी को आपत्ति है? सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये कितना आएगा? 3/4। तो लिख दिया मैंने ऊपर 9 इंटू 3/4, हाँ या ना? परफेक्ट। ये लिखा 4 इंटू, इधर आ जाओ, कहां से कहा? फर्स्ट लाइन पावर। तो 1/4 माइनस 1/9 कितना आया? 5/, चलेगा? तो लिख दिया मैंने 5/36, चलेगा प्यारे बच्चों? भूल न जाना, ये 1/लैम्डा किया और आपसे पूछा लैम्डा, क्या पूछा है? तो अब मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, जरा सुनना, लैम्डा ऑफ हीलियम प्लस अपॉन लैम्डा ऑफ लिथियम 2+ बराबर दिस होल एवरीथिंग। तो इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा? इसको सॉल्व करके बताओ, इसको रिवर्स बाद में करेंगे। 243 पक्का? पक्का सॉल्व किया ना? आपके भरोसे कर रहे हैं कि सॉल्व करूं मैं? 243/20 मान ले क्या? अब ये इसका पूछा, लेकिन सवाल किसका पूछा? कई बार आप सुनना, जब आप ये करते हैं हमेशा भूल जाते हैं। आपसे पूछा था किसी का, आप निकालते किसी को, वही एक ऑप्शन करके चले जाते हैं। डोंट डू दिस मिस्टेक, बहुत ज्यादा मिस्टेक यहां करते हैं। मैं आपको मिस्टेक बता रहा हूं, समझ पाए क्या? सवाल में लैम्डा ऑफ लिथियम 2+ अपॉन लैम्डा ऑफ हीलियम प्लस पूछा था, लेकिन आपने क्या निकाला? लैम्डा ऑफ अपॉन लैम्डा ऑफ। तो कैसे उल्टा करना पड़ेगा? सवाल ध्यान से करना, रेशियो में, बस यही कहना था। सवाल बनेगा, डोंट वरी। हम क्लास में बहुत कैलकुलेटिव सवाल ले रहे हैं, पर बहुत सिंपल सवाल आते हैं, लेकिन आप गलती यहां करते हैं, कभी ये भूल जाते हैं, फिर आपको आंसर टिक करके आ गया ऑप्शन नंबर 1 का, ये है यही पैसे ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन होगा दिस इज टू दिस, एक होगा 20 टू 20। इज दिस क्लियर? तो व्हाट विल बी द आंसर, बता दोगे क्या? चलेगा? नहीं चलेगा? पक्का? पक्का बनेगा सवाल? प्यारे बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ा, दिस इज ऑल अबाउट बोर मॉडल, दिस इज ऑल अबाउट। एक सवाल और कर ले क्या? अगर आप सीख गए तो अगला जो सवाल है अपने आप में बड़ा नायाब, पर अगर आपने एनर्जी गैप को सीखा ना, दम से आपसे बनेगा। लिखिएगा अगला सवाल, इन विच ट्रांजिशन of hydrogen atom, in which transition of hydrogen atom, in which transition of hydrogen atom will give the same wavelength, in which transition of hydrogen atom will give the same wavelength of photon, will give the same wavelength of photon as second line of Balmer series of helium plus, second line of Balmer series of helium plus। मैं आपको सवाल समझा देता हूं प्यारे बच्चों। ये सवाल इस टॉपिक का सबसे अहम सवालों में से एक माना जाता है। इसमें आपसे क्या कह रहा है कि बताओ हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आए? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, सवाल सुन ले, कि जितना इमिटेड फोटोन का वेवलेंथ वहां मिले, उतना ही एमिटेड फोटोन का वेवलेंथ हीलियम प्लस के बामर सीरीज के सेकंड लाइन में मिले। फिर से ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, कौन सा एटम है? और ये है मेरे पास हीलियम प्लस, राइट। तो उसने कहा यहां पे हो रहा है ट्रांजिशन सेकंड लाइन। सेकंड लाइन का मतलब कहां से कहां गिरा हूं? n बराबर 4 से n बराबर 2 पर। तो जब 4 से 2 पे इलेक्ट्रॉन आएगा, क्या ईएम वेव एमिट करेगा? क्या उसका भी लैम्डा होगा? उसने कहा वही वाला लैम्डा पाने के लिए इलेक्ट्रॉन यहां कहां से कहां गिरे। सो सिंपल, लैम्डा सेम तभी होगा जब एनर्जी गैप सेम होगा।
अब देख लो एनर्जी गैप कहां होगा, लेकिन जिसने इसको रिडक्स से किया वो परेशान, और जिसने एनर्जी गैप से किया चुटकी में आंसर आता है। सोचिएगा, सोच लिया होगा सबने, आओ मिलके करते। करीब प्यारे बच्चों, अब मुझे ये सोचना है भाई साहब, अगर लैम्डा को सेम करना है, लैम्डा को सेम यानी एनर्जी गैप को सेम, तो क्या मुझे पहले इसका एनर्जी गैप पता करना होगा? 2 से 3 तो मुझे याद है, 2 से 3 तो कितना 1 पॉइंट, अरे 3 से 4 भी याद है 0 पॉइंट, हाँ या ना? तो मुझे 2 से 3 याद है, मुझे 3 से 4 याद है, 4 से 2 मुझे नहीं पता है, तो बता दो व्हाट शुड बी 4 टू द गैप? 1.89 प्लस 0.66 बराबर 2.55 फॉर हाइड्रोजन एटम। मगर ये हाइड्रोजन, ये तो हीलियम, तो एनर्जी गैप कितना होगा इनटू जेड स्क्वायर? पक्का ना? नहीं फील कर पाए? पक्का? तो जो एक्चुअल में फिर से एक बार, क्या ये सेकंड लाइन ऑफ बामर बोला था? तो बामर का सेकंड लाइन यानी गिराना तो 2 पे है, पर कहां से क्या हो? 3 से 2 की 4 से 2? 4 से, क्यों 4 से 2? क्यों 4 से 2? एग्जैक्टली। अब 4 से 2 पे कोई लैम्डा आएगा नहीं आएगा? वही लैम्डा यहां अगर चाहिए तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गिरे? तो भाई साहब वही लैम्डा तभी मिलेगा सेम जब होगा एनर्जी गैप से, और एनर्जी गैप अगर करना है सेम तो पहले इसकी एनर्जी गैप पता होनी चाहिए, वही तो निकालने चले। तो मुझे हाइड्रोजन का याद था, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का 4 से 2 गैप निकाल लिया। तो अगर हाइड्रोजन का 4 से 2 का गैप मिला तो क्या हीलियम प्लस का नहीं मिला? बोलो हीलियम प्लस के लिए क्या करूं? इनटू जेड स्क्वायर, बोलो हाँ या ना? तो प्यारे बच्चों हीलियम प्लस के लिए 4 से 2 का जो एनर्जी गैप होगा, ये 4 से 2 लिखा हुआ चलेगा ना? ये जो एनर्जी गैप होगा वो होगा 2.55 इंटू 4, दिस इज नथिंग बट 10.2। कहां होता है इतना गैप हाइड्रोजन में? तो आप क्या कहोगे यार भाई सर इलेक्ट्रॉन को 2 से 1 की 1 से 2? नहीं 1 से 2। क्यों 1 से 2 क्या दिक्कत है? सर अपने को लैम्डा चाहिए, उसे ऊपर भेजना नहीं है, यानी 10.2 का गैप क्या 2 से 1 में है? तो आप जमाने को बता देंगे साहब ट्रांजिशन कहां से होना चाहिए, 2 से 1। डिट्टो वही लैम्डा मिलेगा जो यहां मिला था, बोलो हाँ या ना? नहीं समझे? इक्वेट करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे n1 n2 मानना पड़ेगा, दोनों ही पता नहीं है, फिर ऑप्शन से जस्टिफाई करना पड़ेगा। एग्जैक्टली एक बच्चे ने कहा सर अगर रिडबक्स से करते तो कर लेते, यहां से रिडबक्स फॉर्मूला लगाते 1 बाय लैम्डा, यहां भी लगाते 1 बाय, मुझे यहाँ का n1 पता नहीं है, n2 भी पता नहीं है, दोनों को इक्वेट करते, फिर ऑप्शन रख रख के चेक करते, जहां मैच कर जाता दुनिया को बताते यही आंसर है। चलेगा, लेकिन जब हमें एनर्जी गैप याद है तो काहे कितना मेहनत करते? जो हमने एनर्जी गैप याद करनी उतनी मेहनत कर ली है उसको यूज भी तो करें। चलेगा, थक गए क्या? तो प्यारे बच्चों अभी तक जो हमने पढ़ा दिस इज ऑल अबाउट बोर मॉडल, दिस इज ऑल अबाउट, सबसे पहले कौन सा मॉडल आया? नंबर 2, नंबर 3। जो बोर ने बातें करी इनकी बातें आपको अच्छी लगी नहीं लगी? तो बोर जो है बहुत सालों तक दुनिया पे छाए थे, लेकिन हुआ क्या अचानक से 2 खोज हुई, जो डिस्कवरीज हुई उन्होंने बोर मॉडल पे सवाल खड़ा कर दिया। बचपन में अगर आपको याद हो, आप जो 10th क्लास में थे याद है, आप मैथ पढ़ा करते थे याद है, उसमें आप थ्योरम को वेरीफाई किया करते थे याद है, आप ऐसे लिखते थे लेट्स अज्यूम, याद है? तो इमेजिन करते प्यारे बच्चों आपने अज्यूम किया x इक्वल टू 10, x इक्वल टू, लेट्स इमेजिन, और आप अजम्पशन करते 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 रिजल्ट पे पहुंच गए, बोले हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बाद में सवाल में लिखा था नेवर अज्यूम x इक्वल टू 10, क्या लिखा सवाल में? तो आपने जो अजम्पशन लिया था अगर वही गलत है तो रिजल्ट सही है गलत है। सेम थिंग हैपेंस विद बोर, लोगों ने उनके अजम्पशन पे सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा बोर एक बार बताओ आप इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना वेव माना? बोले पार्टिकल। बोले कैसे पता? बोले तभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला लगा रहा था, 1 पॉइंट चार्ज है 1 पॉइंट, तभी तो K1 Q2 बाय R स्क्वायर है। तो उनके अजम्पशन में उन्होंने इलेक्ट्रॉन को माना था पार्टिकल, आगे चल के जो साबित हुआ इलेक्ट्रॉन महज एक पार्टिकल नहीं है, उसके अंदर वेव नेचर भी है, जिसे डाइविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई भी किया जा चुका है, नाम सुना होगा। लेकिन ये साबित करने वाले जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे उनका नाम था डी ब्रॉगली। क्या नाम था? क्या नाम था? उन्होंने कहा अगर इंसान कैन बिहेव लाइक अदर स्पीसीज देन अदर स्पीसीज कैन बिहेव लाइक इंसान, यस और नो? इन्होंने क्या कहा? कॉपी डालिएगा, नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट, तो मैं आपसे दो डिस्कवरी डिस्कस करूंगा, नंबर 1 डी ब्रॉगली एंड नंबर 2 हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। हल्का सा उनका भी आपको बता दूं, उन्होंने कहा, उन्होंने बोर्ड को बुलाया, हाइजेनबर्ग साहब, किसने बुलाया? बोले बोर्ड यार आपने रेडियस रेडियस बता दिया। बोले हाँ। बोले कैसे बताया? बोले 0.5 10 स्क्वायर बाई है। हाइजेनबर्ग आप बता ही नहीं सकते। क्या बोला हाइजेनबर्ग ने? बोले तुम होते कौन हो बोलने वाले, ये मैंने बताया देखो। बोले बता ही नहीं सकते। क्या बोला हाइजेनबर्ग ने? बोले ऐसा नहीं है, समझाओ कैसे नहीं बता सकता। तो उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया, अपना एक प्रिंसिपल दिया, जिसे बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उन्होंने कहा नंबर की तरह एवरीथिंग इज अनसर्टेन। क्या बोला उन्होंने? बोले कैसे अनसर्टेन है, क्या है? आइए देखते हैं, शुरू करते हैं डिस्कशन उन दोनों डिस्कवरीज पे, जिसके बाद इस दुनिया को वो मिला जो आज हम देखेंगे, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो कॉपी में डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। क्या कह रहे हैं? बेल हो गई क्या? क्या बोल रहे थे? कुछ बोल रहे थे क्या? देखिए कॉपी डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। कॉपी में डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, अवधारणा। क्या बोला उन्होंने? ये थ्योरी भी नहीं है, ये हाइपोथेसिस थी। क्या थी? अगर बाद में डाइवेशन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट ना होता, ये सिलेबस में ना होता। तो डाइवेशन जर्मनी ने वेरीफाई कर दिया, हाँ सही हुआ। तो इनकी थ्योरी जो थी, इनकी जो हाइपोथेसिस थी, वो कन्वर्ट होने लगी रियलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में, और आप ऐसा कह दो कि धीरे धीरे वो एक रियल चीज बन गई। मगर पहले इन्होंने दिया था वो था हाइपोथेसिस। क्या था? थ्योरम में नहीं बोला था, बोले थे हाइपोथेसिस। हाइपो हाइपोथेटिकल से आया है, थेसिस बोले है क्या? बोले लेट्स इमेजिन। क्या बोला इन्होंने? क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पर है? क्या आप सबको एनर्जी के फॉर्मूले याद है? एक आपने पढ़ा है एनर्जी बराबर एच बाय लैम्डा, हाँ या ना? और फिर आपने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है आइंस्टाइन साहब का बराबर एमसी स्क्वायर, हाँ या ना? बोले यार अगर कोई पार्टिकल सी स्पीड से मूव करेगा तो उसकी जो एनर्जी है वो दोनों बराबर ही तो होगी। बोले बात तो सही है। क्या बोले? उन्होंने दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों को। और जब दोनों को इक्वेट किया तो क्या सी से कैंसिल हो गया? यहां से हमारे सामने कंसेप्ट आ चुका है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इनटू सी। यस और नो? अब जो सी है वो स्पीड ऑफ लाइट। इन जनरल क्या पार्टिकल की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है? तो उन्होंने क्या किया, इसे जनरलाइज किया, और जनरलाइज करके यहां पे हो लिखा वी। क्या लिखा? अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपके सामने जो लिखा है ये कुछ आपको अच्छा सा दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? एक मिनट, लैम्डा किसका होता है? लैम्डा किसका होता है? आपका लैम्डा होता है क्या? हमारा लैम्डा है किसका? वेव का। मास किसका होता है? वेव का। अजीब लगा कुछ? नहीं समझे? हेलो, उन्होंने पहली बार कहा अगर एक पार्टिकल एम मास का है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी उसका मोमेंटम अगर mv है, तो उससे एसोसिएट, उससे एसोसिएट एक वेव होगी। उस वेव का जो वेवलेंथ होगा वो होगा h अपॉन mv, वो होगा h अपॉन mv। आप सबने फिर सुना होगा, उसे कहा गया मैचर वेव। क्या बोला गया? क्या बोला गया? अब सुनना, इस चैप्टर में दो तरह की वेव आ चुकी है। एक थी अभी तक के सारे किस्से में ई यंग में, कौन सी वेव थी? वहां कौन हुआ कर रहा था? फोटॉन। अब कौन सी वेव आ चुकी है? मैटर। कौन सी वेव आ चुकी है? जैसे मान लो आप का पेपर हो गया है, आप नीट का पेपर देके निकले और आप इतने खुश थे, वाह सारा पेपर बन गया, और आप स्कूटी से भागते भागते जा रहे थे। सी की स्पीड से नहीं है ना, अपनी नॉर्मल स्पीड से। तो आप अपनी स्कूटी से स्पीड से जा रहे थे, तो जब आपके आप अपने आप में पूरा पूरा एक एम मास का पार्टिकल था, हाँ या ना? तो उसकी अपनी एक स्पीड थी, एक वेलोसिटी थी, अपना एक मोमेंटम था, बोलो हाँ या ना? उन्होंने कहा जब कभी कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उससे एसोसिएटेड, उसके पीछे पीछे नहीं, क्या आप आगे आगे वेव पीछे पीछे, ऐसा नहीं, उससे एसोसिएटेड। क्या बोला उन्होंने? एक वेव होगी, और उस वेव का जो वेवलेंथ होगा वो कितना होगा? h अपॉन mv। हाँ ये बात सच है कि उनकी जो ये हाइपोथेसिस थी वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में तो बहुत 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 बढ़िया एक्सप्लेनेशन दे रही थी, लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक थे, आप हम क्या है? पक्का? एक दूसरे की नजर में कि एलियंस की नजर में? अरे हाँ या ना? हम सब मैक्रो है कि माइक्रो है? तो मैं अपनी नजर में जो मैक्रोस्कोपिक है, राइट, उसमें इनकी जो हाइपोथेसिस थी वो कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं दे रही थी। तभी कई बार कहा जाता है कि जो डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन
में तो सही बैठती है, मगर मैक्रोस्कोपिक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सच में एप्लीकेबल सबके लिए है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक में इसका सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं था। कब लिखेगा? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, applicable for microscopic particles like electron, applicable for microscopic particles like electron, applicable for microscopic particles like electron। क्या चल रहा समझ पाए ना यार? हमें बोर्ड मॉडल से जाना था क्वांटम मॉडल में, लेकिन क्वांटम मॉडल का बेसिस था क्या? लोगों के जहन में आया कहां से? दो खोज हुई थी, एक था डी ब्रॉगली, दूसरा था हाइजेनबर्ग। मैंने कहा एक बार ये खोज पढ़ लो, फिर अपन चलते हैं मॉडल में। समझ पा रहे क्या? तो अपन खोज पढ़ने लगे। क्या पढ़ने लगे? क्या पढ़ने लगे? खोज। तो ये जो खोज है, दिस इज वैलिड फॉर, एक मिनट, वैलिड बोलूं कि मैं बोलूं सिग्निफिकेंट फॉर? एग्जैक्टली, समझ पा रहेगा? सबके लिए था, लेकिन अपने और हमारे लिए इतना इतना छोटा लैम्डा होता था कि वो काम का नहीं होता था। क्लियर? तो जब आप स्कूटी जा रहे हैं तो आपसे ऐसे से वेव है, मगर उस वेव से किसी को कुछ होने वाला नहीं है। लेजर बीम थोड़ी आप चल रहे, लेजर बीम निकली किसी को नुकसान पहुंचाते हुए। हाँ, अरे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपी, डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट रोल, डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट रोल फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, do not have significant role for macroscopic objects। तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए इसका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। तो कई दफा ऐसा बोल भी देते हैं किताबें कि यार माइक्रोस्कोपिक में लगाओ, आपके सामने देखूंगा इसे। चलेगा? चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। और वहां एक लाइन लिख देना, lambda is the wavelength of matter wave, is the wavelength of matter wave associated with particle। associated word को अंडरलाइन करिएगा। lambda is the wavelength of matter wave associated with particle having momentum p, associated with particle having momentum p। चलेगा प्यारे बच्चों? यानी ये जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, अगर मैं लिख दूं h इज लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, किसी को आपत्ति तो नहीं है? एक मिनट, ये किसका लैम्डा है? मैटर वेव का, जो किससे एसोसिएटेड है? क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको खोज बता दी, बस भाई साहब यही था, और इन्होंने बस यहां से साबित कर दिया कि जैसे वेव का डुअल नेचर होता है, वैसे पार्टिकल का भी डुअल नेचर होता है। नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, फ्रॉम दिस डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल इज एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम दिस डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल इज एक्सप्लेन्ड, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल इज एक्सप्लेन्ड। आगे चल के इसका हमें सबूत मिला, जिससे आप लोग खुद इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, later it is explained by Davison and Germer experiment, later it is explained by, इसीलिए ये मार्केट में टिक गया। समझ पाए ना? वरना पहले महज एक हाइपोथेसिस था, और डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट ना होता तो लोग इसे भूल गए होते, किताबों के पन्नों में कहीं गायब होता। समझ पा रहे क्या? बहुत सारी थ्योरीज की तरह, बहुत सारी रिसर्च की तरह। इज दिस क्लियर? लेटर वेरीफाइड बाय, लेटर एक्सप्लेन्ड बाय डेविसन एंड जर्मर, लिख लिया होगा। अब हम हमारे टॉपिक में आते हैं। थोड़ा सा आपको मैंने खोज बताई, जैसी खोज हुई थी, उन्होंने कहा भाई साहब जैसे इंसान है। इज दिस क्लियर? अब ये जो खोज थी, इसी का नाम था डी ब्रॉगली। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई साहब डुअल नेचर होता है, डुअल नेचर। अब हम अपने काम की बातों पे आ रहे हैं, चले क्या प्यारे बच्चों? क्या आप सबके सामने एक फॉर्मूला लिखा है, इसे हम तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, सवालों के हिसाब से ढालते हैं, कन्वर्ट करें क्या? मैं इसे लिख दूं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, किसी का आपत्ति है? क्या आप सबको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है? क्या वो हाफ एम स्क्वायर होता है? अरे होता है। टू को इधर भेजो भेजो भेजो, तो एम वी स्क्वायर बराबर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना प्यारे बच्चों? अब ऐसा करते हैं, इधर भी हमसे मल्टीप्लाई, उधर भी हमसे मल्टीप्लाई कर दो। क्या बना? एम स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर 2m काइनेटिक एनर्जी, यस और नो? सीधे लिख दो, चलेगा?
तो लिख दूं मैं mv बराबर अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, चलेगा? तो जहां लिखा है mv वहां मैं ये लिख दूं, चलेगा? एक और फॉर्मूला लिख दूं मैं आपके सामने, चलेगा? बोलो क्या बनेगा? अंडर रूट 2m इंटू, आया ना? लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म्स ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। फॉर्म्स ऑफ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली साहब के कई सारे रूप आए। उसमें था नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फिर यहां से यहां तक लिख लीजिएगा, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चाहे सीधे फॉर्मूला लिख ले, हमें अल्टीमेटली फॉर्मूला याद रखना, पर केमिस्ट्री में ज्यादा इसके डेरिवेशन बात नहीं करते हैं ना, ये डिस्कवरी थी बस आपको बताना था। इसके डिस्कवरी वाले एस्पेक्ट पे अपन बातें नहीं करते केमिस्ट्री में। लिख लिया होगा क्या? अच्छा सुनो प्यारे बच्चों, आप सबने फिजिक्स में पढ़ा होगा शायद 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 Q इंटू V पढ़ा है क्या? ये क्या होता है? अरे बोलो ना, क्या ये वर्क डन है? क्या यही एनर्जी के बराबर है? तो लेट्स इमेजिन मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है जो कि V पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट हो रहा है। V पोटेंशियल डिफरेंस में, ऐसे शब्दों को आपने सुना है। एक चार्ज पार्टिकल है जो V पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट हो रहा है, तो जब वो एक्सेलरेट होगा तो क्या उससे एसोसिएटेड वेव होगा, उसका अपना वेवलेंथ होगा। तो प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछता हूं, जहां लिखा है काइनेटिक एनर्जी, क्या वहां लिख दूं मैं Q इंटू V, चलेगा? तो क्या एक लैम्डा का और फॉर्मूला बन चुका है? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन, बोलो बोलो, अंडर रूट 2m इंटू Q इंटू V, हाँ या ना? लेट्स इमेजिन वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, वो पार्टिकल, हमें इलेक्ट्रॉन का लैम्डा निकालना है। इलेक्ट्रॉन का, क्या मुझे इलेक्ट्रॉन का मास पता है, चार्ज भी पता है, इन सबको हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके मैं सीधे लिख दूं आपके सामने, तो सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा का फॉर्मूला याद है, अंडर रूट 150 अपॉन लैम्डा V। ये किसमें आएगा? याद रखना, ये आएगा एंगस्ट्रॉम में। किसमें आएगा? कैसे सॉल्व भी कर सकते हैं? तो कई बार सवाल में फॉर्मूला पहचानने को बोलता है, तो याद होना चाहिए, सीधे पहचान सकते हैं, राइट? तो अपने केमिस्ट्री में ऐसे सवाल आते हैं पहचानने वाले, कितना आएगा? 12 पॉइंट अपॉन अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम, यस और नो? लिखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है साहब, ये तो था डी ब्रॉगली का किस्सा। जिन्हें सारा किस्सा चल रहा था, बोर्ड मॉडल आया ही था। लोगों ने कहा डी ब्रॉगली साहब अगर आप बहुत सही बातें कर रहे हैं तो आप अपनी बातों को बोर्ड में साबित करके बताएं, मतलब आपका जो कंसेप्ट है भाई साहब वो तो हर जगह लगेगा। बोले हाँ, और इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल तो अच्छे से लगेगा। बोले हाँ। तो एक बात बताओ, अगर बोर्ड का मॉडल है और उन्होंने स्पेक्ट्रम का सबूत दिया था, तो बोर्ड का मॉडल गलत? उन्होंने कहा अगर आप बिल्कुल सही हो और बोर्ड गलत है, या बोर्ड में थोड़ा बहुत भी आपकी बातों का रिलेशन है, तो क्या दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं? उन्होंने रिलेट किया था। उन्होंने रिलेट कैसे किया था, विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। फिल हो गई ना? तो आपका होमवर्क रहेगा, किसी के पास मॉड्यूल है क्या? जितना पढ़ा है प्लीज रिवाइज करें प्यारे बच्चों, घर जाते रिवाइज क्या करें, टाइम टू यूटिलाइज करें। मैं आपसे फिर कहूंगा इन 3 महीनों में सब कुछ झोंक दें, हमें सिलेक्शन चाहिए किसी कीमत पे। स्ट्रेटजी, आपका होमवर्क रहेगा, बस ये तो आखिरी चैप्टर है ना, बचा है अभी, चेक करता हूं कभी आप भूल जाए तो। सर हम पढ़े ना पढ़े ये नहीं भूलते सर। आपका होमवर्क रहेगा, जस्ट अ मिनट, स्पेक्ट्रम भी आप कर सकते हैं। आपका होमवर्क रहेगा बिग द बॉक्स अप टू 4। सबसे पहले इलस्ट्रेशन करना, सॉरी सीक्वेंस थोड़ा चेंज है, इलस्ट्रेशन अप टू 33। सबसे पहले करेंगे इलस्ट्रेशन, 2-3 अच्छे सवाल है, प्लीज करिएगा, अपने तरीके से करिएगा, इसका सॉल्यूशन मत देखिए, अपने तरीके से करना है। इलस्ट्रेशन अप टू 33, बिग द बॉक्स अप टू 4, बिग द बॉक्स अप टू 4। आपके मॉड्यूल में छोटा सा थ्योरी है, लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल, पेज नंबर 66 से पढ़ लीजिएगा। लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल्स, पेज नंबर 66, मॉड्यूल लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल, पेज नंबर 66। रीड इट वंस, एक बार पढ़ लीजिएगा प्लीज। वही सारी बातें जो मैं कहता ना, अजम्पशन ये था वो सब सब में लिखा हुआ पढ़ लेना है, ठीक है क्या? एक्सरसाइज 1 पे आ जाइएगा। एक्सरसाइज 1 में आपका होमवर्क रहेगा प्यारे बच्चों अप टू 78। सवाल नंबर 73, 75, बेसिकली 73 बड़ा प्यारा सवाल है, अगर आप कर ले तो काबिल तारीफ है। और आप सबके कंसेप्ट है, एब्जॉर्प्शन हमेशा कहां से होगा? n बराबर 1 से n बराबर 2 से।
एक्साइटेशन हमेशा कहां से होगा? पक्का? तो आपका होमवर्क रहेगा आपको 78, उसमें बढ़िया सवाल है 73, एक बार अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है क्या? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए जी जान से।